हेलो क्लास 12 यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि भाई सर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है वीडियो स्टार्ट कर दो, बोर्ड एग्जाम है 12th क्लास के लिए। तो बच्चों मैंने आज से आप लोगों के लिए सीएस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। आज मैं पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जिस लेक्चर में हम वर्किंग विद फंक्शन पढ़ेंगे। हालांकि ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, आईपी का नहीं है। आईपी के लिए मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आईपी के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। अब देखो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। आपको पता है कि आप लोगों के जो कंप्यूटर साइंस के पहले 2 चैप्टर हैं वो है पाइथन रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th। तो अगर मैं उन टॉपिक्स की बात करूं तो उन टॉपिक्स को मैं प्रैक्टिस के साथ कराऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो टॉपिक्स आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। हाँ, उसमें बस आपको रिवीजन की नीड है। और अगर जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़े तो मेरे उन टॉपिक्स की जो वीडियोस है वो 11th के लेक्चर्स में प्रेजेंट है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक। दूसरी बात ये कि आज से मैं जो फंक्शन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर के वन शॉट में मैं आपको वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा जो बोर्ड पूछता है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ कि जो बोर्ड पूछता है? देखो बच्चों, सीएस के पेपर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सीएस का पेपर जो होता है ना, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आता है। व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न मतलब यहाँ पे चीजें ना, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, जो बार बार आती है, हर साल आती है और बस वैल्यूज को चेंज करके आती है। तो हर चैप्टर से टॉपिक्स फिक्स है कि भाई यही आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्लास मतलब 12th का जो वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर है उस चैप्टर से आउटपुट का एक क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। आउटपुट भी बच्चों 3 तरीके के हैं। एक पैरामीटर पासिंग वाला आउटपुट है, एक आप लोगों का स्ट्रिंग वाला आउटपुट है और एक है लोकल ग्लोबल वाला आउटपुट। ये तीनों में से एक आउटपुट गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। और देखो मैंने आज ये बात बोली, आप लोग अपना प्री बोर्ड देख लेना, आप लोग अपना बोर्ड देख लेना, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई आउटपुट जरूर दिखेगा। तो ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, फंक्शन की बात नहीं है। ऐसे ही फाइल हैंडलिंग, ऐसे ही आगे स्टैक, मल्टीपल जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो फिक्स्ड है, जो आपको पढ़ के चलना है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि चैप्टर को तो मैं डिटेल समझाऊं ही, साथ साथ वो बोर्ड के जो पैटर्न वाली चीजें हैं, जो बोर्ड में फिक्स है, जो आती है, उनको भी आपके साथ कवर करूं। ठीक। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे इन सारी चीजों को। लेक्चर्स के तो बच्चों आपको वन शॉट मिलेंगे, दैट इज वर्किंग फंक्शन, इसके बाद फाइल हैंडलिंग, इसके बाद स्टैक, इसके बाद पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी, ऐसे सारे वन शॉट मिलेंगे पढ़ने के लिए। रही बात इन लेक्चर्स के वन शॉट्स के बाद, मैं क्या करूंगा कि हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के आपके अलग अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे कि मैंने अभी बोला, फंक्शन से एक आउटपुट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि एक वर्कशीट बनाऊंगा अपने खुद से हैंड रिटन, जिसमें ये लगा लो कि फंक्शन के जितने भी आउटपुट क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैंने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाए, जितने भी पीवाईक्यूज में है और मेरे हिसाब से जो बन सकते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो सारे कंसेप्ट उस वीडियो में रहेंगे और आप लोगों को एज अ वीडियो लेक्चर वो मिलता रहेगा। क्लियर है बच्चों? सीएस में स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस इतना सा करना है कि आपको बस इस पैटर्न को समझते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाई करनी है। बहुत इजीली आप 95 स्कोर कर जाओगे। ठीक है बच्चों? तो आज से मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूं, सीक्वेंस में पढ़ते चलना और चीजों को समझते चलना, अगर आपको 95 स्कोर प्लस करना है तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्किंग विद फंक्शन। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें बच्चों, आप पहले ये जान लो कि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में अप्रॉक्स कितने मार्क्स का आता है। और अगर वो जैसे जो भी मैं मार्क्स की वेटेज बताऊंगा उस मार्क्स में मेनली क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका सीएस का पेपर होता है वो पैटर्न बेस्ड होता है, हर चैप्टर से फिक्स चीजें होती हैं जो आती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर की जो वेटेज है वो अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स है बच्चों। अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स है। ये 6 to 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन चैप्टर में बच्चों जो आपको थ्योरी पढ़नी है वो पढ़नी है। मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या क्या है। थ्योरी में फंक्शन की डेफिनेशन, अभी मैं सारी चीजें कराऊंगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके बाद पैरामीटर पासिंग का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन, वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद बच्चों
लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर से इतनी थ्योरी पढ़ ली तो ये एक बात तो पक्की है कि वो बोर्ड में फंक्शन की थ्योरी में अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, उसमें तो कभी लैग नहीं होगा, 100% उसमें कभी लैग नहीं होगा। अब मैं आता हूं प्रैक्टिकल में। देखो, बोर्ड एग्जाम में जो फंक्शन से प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या क्या आ सकता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है बच्चों आउटपुट का, 3 मार्कर क्वेश्चन होता है। और आउटपुट का क्वेश्चन 3 तरीके के आउटपुट्स में डिवाइडेड है। एक जिसमें आपका फंक्शन का पैरामीटर पासिंग वाला आउटपुट होगा, पासिंग वाला आउटपुट होगा, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग वाला आउटपुट होगा, या फिर बच्चों तीसरा लोकल या ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट होगा, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट होगा, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट होगा। या फिर प्रैक्टिकल के नाम पे दूसरी चीज जो आती है वो आता है फंक्शन की कोडिंग। आपको फंक्शन से एक कोड बनाने के लिए बोलेंगे, बट ये जो कोड है वो सिर्फ 3 टॉपिक को इंक्लूड करके आता है, दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट और दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट और तीसरी चीज है डिक्शनरीज। मतलब फंक्शन विद स्ट्रिंग का कोड देंगे, फंक्शन विद लिस्ट का कोड देंगे, या फंक्शन विद डिक्शनरी का कोड देंगे। ये आपके बोर्ड का पैटर्न है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं, ऊपर का जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, 1 या 2 नंबर की थ्योरी कई बार आ जाती है। और दूसरा जो पोर्शन है उसमें आउटपुट और कोडिंग है। आउटपुट भी आपको बता दिया गया है, 3 कैटेगरी के आउटपुट है, तो मैं अपने इस वन शॉट में तीनों कैटेगरी का एक एक टाइप का क्वेश्चन आउटपुट जरूर कवर करूंगा। बट रही बात सर हमें और क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो बच्चों चिंता मत करो, आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मेरे हिसाब से बोर्ड के लिए जो भी हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन के आउटपुट के क्वेश्चन है तो वो सारे रहेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शन के कोडिंग के क्वेश्चन है वो अलग से एक सीरीज, एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको हर टाइप का जो लास्ट ईयर पीवाईक्यूज आए हैं, जो मेरे हिसाब से आ सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कवर रहेगा। और आपके प्री बोर्ड्स में भी उन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे क्वेश्चंस, मेरी गारंटी इस बात की बच्चों, ठीक है। तो ये पोर्शन था, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इतना पोर्शन आपको फंक्शन विद फंक्शन चैप्टर से पढ़ना चाहिए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ 12 ईयर एक्सपीरियंस टीचर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पोर्शन मिस करके मत जाना। अब मैं इस पोर्शन को शुरू करता हूँ एक्सप्लेन करना, ठीक है। देखो, हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है फंक्शन की सर डेफिनेशन क्या होती है। तो हम शुरुआत करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। एक फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। एक फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जो किसी डेटा पे एक्ट करता है और कभी कभी वैल्यू भी रिटर्न करता है। एक फंक्शन बनाने का सिंटेक्स अभी समझाता हूँ डिटेल में। फंक्शन बनाने का सिंटेक्स होता है बच्चों, एक फंक्शन अगर आपको कभी बनाना हो तो कैसे डेफ कीवर्ड लगाते हैं पाइथन में, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखना आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, मतलब वो फंक्शन आपसे कितनी वैल्यूज की डिमांड कर रहा है काम करने के लिए, तो ये होती है उसकी पैरामीटर लिस्ट। कोलन, उसके बाद इंडेंटेड, इंडेंटेड आप बॉडी ऑफ फंक्शन बनाओगे, मतलब जो भी आपको फंक्शन से करवाना है वो। ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे एक फंक्शन को बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है। क्लियर है बात? अब मैं आपको फंक्शन के बारे में बताता हूँ बच्चों। देखो, फंक्शन अगर आपसे कभी कोई टीचर वाइवा में कोई भी पूछे आपसे कि व्हाट इज अ फंक्शन, आप उसको एक बड़ा सिंपल सा जवाब देना। या कभी पूछे कि फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि फंक्शन प्रोग्राम को रीयूज करने में हेल्प करता है। फंक्शन प्रोग्राम को रीयूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ बच्चों में आपको। सपोज करो आपने जो कपड़े पहने हैं, भाई थोड़े दिनों में, 2-3 दिन में वो कपड़े गंदे होंगे, और आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है, आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो आपको वो कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। फिर आप उसे पहनोगे, फिर थोड़े दिन में गंदे होंगे, फिर आपको ह्यूमन एफर्ट डाल के वो कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर थोड़े दिन में गंदे होंगे, फिर धो, मतलब आपने सेम कपड़े को धोया, 3 बार धोया और 3 बार ह्यूमन एफर्ट डाला, डाला कि नहीं?
3 बार ह्यूमन एफर्ट डाला, बट आपको क्या किया गया, आपको एक मशीन दे दी गई, जिस मशीन के बारे में आपको बता दिया गया भाई आप इसको कपड़े दे दो, ये खुद ब खुद आपको कपड़े धो के दे देगी। आप इसे कपड़े दे दो, ये खुद ब खुद आपको कपड़े धो के दे देगी, आपको ये मशीन के बारे में बता दिया गया। तो सिंपल सी बात है, आपके घर में है वॉशिंग मशीन, आपने क्या करा, उस मशीन में कपड़े डाले, उसने धो दिया, फिर गंदे हुए फिर उसी को दे दिया, धो दिया। इससे ह्यूमन एफर्ट बचा, आपको मल्टीपल टाइम सेम काम नहीं करना पड़ा। सेम केस फंक्शन के साथ है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की मल्टीपल टाइम नीड है, मान लो मैं एक छोटा सा मॉड्यूल बनाता हूँ जिसमें 50 लाइन का कोड है, अब उस 50 लाइन के कोड को मुझे पता है कि मेरे प्रोजेक्ट में, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 10 बार यूज करना है, तो या तो मैं उस 50 लाइन के कोड को 10 बार 50 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स लिखूं, तो टोटल 500 लाइंस मुझे लिखनी पड़ेगी। 50 लाइन का कोड 10 टाइम्स लिखोगे तो 500 लाइंस लिखनी पड़ेगी। या फिर ये हो सकता है कि सर मैं उसे एक बार लिख दूं और कहीं स्टोर करा दूं, उसे प्रिंस नाम से स्टोर करा दूं, और मुझे जब उसकी जरूरत पड़े बस मैं प्रिंस को बुला दूं, भाई प्रिंस आजा अपना काम कर दे, तो भाई वो आएगा खुद ब खुद और अपना काम कर देगा। ये है फंक्शन का काम। फंक्शन ये कहता है कि आपको जिस भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम की जरूरत मल्टीपल टाइम्स है, आप उसे मुझे मेरे थ्रू बना के छोड़ दो, और जब उस कोड की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लो, मैं खुद ब खुद चल के अपना काम कर दूंगा। क्लियर हुई बात? तो ये फंक्शन था बच्चों। ठीक, इसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन, की फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो, एक फंक्शन 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। पहला होता है बच्चों बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, अब सर ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस दैट आर प्री डिफाइंड, वो फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, एंड हैव अ स्पेशल मीनिंग, और हर फंक्शन का एक स्पेशल मीनिंग है, वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। दैट इज, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो प्रिंट फंक्शन जो आपका डिस्प्ले करने का काम करता है, क्या ये फंक्शन जैसे पाइथन लाइब्रेरी में बना था? आप बस उसे उसके नाम से बुलाते हो और वो अपना काम कर देता है, और वो भी काम फिक्स है, दैट इज डेटा को डिस्प्ले कराता है। इनपुट फंक्शन, क्या ये फंक्शन आपने बनाया है बच्चों? नहीं, ये भी पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में बना था। आपका काम बस इतना है कि आप इसे कॉल करते हो, आप इसे बुलाते हो, और जैसे ही बुलाते हो ये अपना काम कर देता है। ठीक है, एलियन फंक्शन जो लेंथ निकालता है एक स्ट्रिंग की। ऐसे ही टाइप फंक्शन, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है, मल्टीपल एटसेट्रा, जो कि पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में पड़े हैं। अब चाहे वो आपने 11th में पढ़े हो, चाहे वो आपने 12th में पढ़े हो, बट बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में पढ़े हैं, और उन हर फंक्शन का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलर फंक्शन। मॉड्यूल फंक्शन या मॉड्यूल फंक्शन लिख लो या मॉड्यूलर फंक्शन लिख लो। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? द फंक्शंस, ये फंक्शंस भी बच्चों प्री डिफाइंड ही होते हैं। द फंक्शंस दैट आर प्री डिफाइंड इन पाइथन लाइब्रेरी इनसाइड अ मॉड्यूल, इनसाइड अ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर। टू यूज दिस फंक्शन, टू यूज these functions, first we have to import that module। तो इन फंक्शंस को यूज करने से पहले उनके मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना मैंडेटरी होता है बच्चों। जैसे कि सर को एग्जांपल देना, जैसे कि मैं 11th के कुछ फंक्शंस का एग्जांपल देता हूँ। पहला फंक्शन एसक्यूआरटी, आपको पता है मैथ मॉड्यूल के अंडर आता है, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना मैंडेटरी होता है। दूसरा फंक्शन बच्चों एसक्यूआरटी के बाद
मीन स्टैटिस्टिक मॉड्यूल में आता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। नेक्स्ट इसके बाद रैंड रेंज या रैंड इंट रैंडम मॉड्यूल के अंदर आता है। ये सारे फंक्शन एक मॉड्यूल का पार्ट है, और आप 12th क्लास में भी कई सारे मॉड्यूल पढ़ोगे जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस आते हैं, और जानोगे कि मॉड्यूलर फंक्शंस, और 12th में नए मॉड्यूलर फंक्शंस को भी जानोगे। तो होप सभी को ये भी क्लियर कि मॉड्यूलर फंक्शंस क्या थे। ठीक बच्चों, मॉड्यूलर फंक्शन के बाद बच्चों तीसरा टाइप आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का कोई एग्जांपल नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन वो है जो यूजर अपने हिसाब से बनाता है। तो भाई जब अपने हिसाब से बना रहा है तो उसका नाम तो वो कुछ भी रख सकता है ना। द फंक्शंस दैट आर क्रिएटेड बाय यू, दैट इज द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर बना रहा है उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो सभी बच्चों को फंक्शन समझ आ गया, सभी बच्चों को टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ आ गए। अब देखो, मॉड्यूल फंक्शन तो धीरे धीरे करके आप पूरी 12th में पढ़ोगे, क्योंकि और भी कई सारे मॉड्यूल अभी आगे 12th के चैप्टर्स में आने हैं। बिल्ट इन फंक्शन आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, जितने भी फंक्शन आपको याद होगा कि भाई ये फंक्शन मैं डायरेक्टली यूज कर लेता था बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मॉड्यूल इंपोर्ट कराए, तो वो बच्चे कैसे फंक्शंस होते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं। मॉड्यूलर फंक्शन मैंने बता ही दिया, और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो आप खुद बना सकते हो। और अब आप सीखोगे मुझसे कि कैसे आप खुद का फंक्शन बना सकते हो, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फंक्शन की कोडिंग होती है। देखो, अब बच्चा कभी कोई फंक्शन की कोडिंग करता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार मेरे को फंक्शन की कोडिंग में कुछ नया सीखने को मिलेगा। नहीं बच्चों, कोई भी कोड जो है, जो नॉर्मली बन सकता है वो फंक्शन से भी बन सकता है। एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे 11th क्लास में आपने ये कोड, हर बच्चे ने ये कोड करा होगा, क्योंकि हर टीचर ये कोड कराता है, बैक टू एंटर टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। करा होगा ना, दो नंबर एंटर करो, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो भाई उसका सम डिस्प्ले कराया होगा सभी ने। बट अगर मैं इसी के आगे जोड़ दूं ना, राइट अ फंक्शन दैट adds, yes, that display the sum of two numbers। राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाओ जो कि दो नंबर्स के सम को डिस्प्ले करता है। तो बस सेम कोड किससे कन्वर्ट हो गया बच्चों, फंक्शन से कन्वर्ट हो गया। सेम कोड किससे कन्वर्ट हो गया, फंक्शन से। ऐसे ही आपने 11वीं क्लास में जितने भी कोड करे हैं, और 12th क्लास में भी जितने भी कोड करे हैं, वो सारे क्वेश्चन फंक्शन से करे जा सकते हैं। तो फंक्शन मतलब ये नहीं है कि कुछ नई प्रोग्रामिंग, फंक्शन का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, वो प्रोग्रामिंग फंक्शन के थ्रू एज अ फंक्शन भी बनाई जा सकती है। क्लियर है बात? तो मैं फिलहाल तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कराऊंगा, ताकि आपको फंक्शंस का कंसेप्ट समझ आ जाए कि फंक्शन का कोड बनाना कैसे होता है। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको पैटर्न में बताया था कि फंक्शन की जब कोडिंग आती है, देखो बताया था ना, फंक्शन की जब कोडिंग आती है तो मेनली स्ट्रिंग, लिस्ट या डिक्शनरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी के कोडिंग क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। रही बात, मैंने जैसा कि बोला कि डिटेल्ड कोडिंग के लिए मैं एक प्रॉपर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बोर्ड की कोडिंग ही होगी। उसमें फिर एक्स्ट्रा कोड नहीं होंगे, बेसिक वाले, सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो होता है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए उन्हीं में से थोड़े बहुत क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कैसे वो प्रोग्राम ऑफ फंक्शन, और अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं उस कोड को नॉर्मली भी बनाऊंगा कि नॉर्मली वो बनता तो कैसे बनता, और फिर आपको वही सेम कोड फंक्शन से भी बना के दिखाऊंगा कि फंक्शन से वो कैसे बनेगा। क्लियर है बच्चों? चलो तो चलते हैं हम कोडिंग की तरफ। ठीक है, अब हम खुद की मतलब फंक्शन की कोडिंग बनाना सीखेंगे, साथ में कोशिश करेंगे उसे एग्जीक्यूट भी करें बच्चों, ठीक है, अगर हो सकेगा तो। ठीक, देखो बच्चों, तो अब हमें शुरू करनी है। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, कोडिंग ऑफ फंक्शन, और सबसे पहले मैं पहला बेसिक कोड बनाऊंगा फंक्शन से, जो मुझे लगता है सम ऑफ टू नंबर बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स एंटर करो एंड डिस्प्ले देयर सम, एंड उन दोनों का सम डिस्प्ले करो। तो बच्चों ये कोड कैसे बनता है पाइथन प्रोग्रामिंग में? अगर मैं विदाउट फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, विदाउट फंक्शन की बात करूं, तो ये कोड कैसे बनता है बच्चों? ये कोड के लिए आप a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट
एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर यहां लिख दिया मैंने। सेकेंड नंबर b इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। नाउ c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, या s इज इक्वल्स टू भी ले सकते हो सम के लिए, प्रिंट, और लिख देते हैं सम इज कॉमा c। अब आप नोटिस करोगे कि जब मैं इस कोड को रन करूंगा, ये देखो, तो ये मुझसे दो नंबर्स की डिमांड करेगा, ठीक है। एक मिनट, यहां से रन करना होगा, ठीक है। ये देखो, ये मुझसे दो नंबर की डिमांड कर रहा है। मैंने पहला नंबर डाला, मान लो 60, ये मुझसे दो नंबर की डिमांड करेगा। मैंने पहला नंबर डाला बच्चों 67, दूसरा नंबर डाला मैंने 90, और इसने दे दिया सम इज 157, सम इज 157। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि कैसे कोड चला। बट ये क्वेश्चन विदाउट फंक्शन था, ठीक है। अब सर विदाउट फंक्शन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बट अगर ये क्वेश्चन विद फंक्शन होता या पेपर में आता तो कैसे पूछ रहे। हालांकि इतना बेसिक क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा आपको, जैसा कि पहले भी बता दिया गया है, लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी से ही क्वेश्चन आएगा, तो वहीं से आएगा। वो चीज मैं पैटर्न के हिसाब से अपनी इतने साल की टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वही आएगा। बट फिर भी अगर मान लो ये क्वेश्चन आता तो कैसे आता। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, आपको लैंग्वेज ऐसे पूछी जाती है। क्वेश्चन बोलते हैं राइट अ फंक्शन, ऐसे लिखते हैं राइट अ फंक्शन, और कभी कभी वो फंक्शन का नाम भी दे देते हैं, कभी कभी नाम नहीं देते। तो मैं पहले केस में नाम नहीं लेता हूं, ठीक है। राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स टू पैरामीटर्स या टू नंबर्स कह सकते हैं, एंड डिस्प्ले डिस्प्ले देयर सम, और उनका सम डिस्प्ले करे, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला कोड तो मैंने रन करके दिखा दिया ना, तो उसे कमेंट कर देता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ, ताकि नीचे वाला भी एग्जीक्यूशन आप अच्छे से देख सको। अब हमें बोला गया है कि एक कोड बनाओ, एक फंक्शन बनाओ जो कि दो नंबर्स एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों नंबर्स का सम करके डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बच्चों, देखना कैसे फॉलो कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप कोई कोड फंक्शन से करोगे तो सबसे पहला आपका टास्क होता है, सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है फंक्शन बनाना। तो सबसे पहले आप फंक्शन बनाओ। कैसे बनता है फंक्शन, सर डेफ कीवर्ड लगता है, सबसे पहले फंक्शन बनता है कोड में, फंक्शन के कोड में। फिर फंक्शन का नाम आता है। अब फंक्शन का नाम क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, अगर दिया होता तो मैं वही नाम यूज करता जो दिया था, बट नहीं दिया तो मैं अपनी मर्जी से नाम इसका सम टू रख लेता हूँ। अब सम टू क्यों रखा, क्योंकि ये दो नंबर्स का सम कर रहा है। अब मैं अब अब मैंने नाम सम टू क्यों रखा, क्योंकि देखो ये नंबर्स, ये जो फंक्शन है वो दो नंबर्स का सम कर रहा है। इसके बाद बच्चे सर्कुलर ब्रैकेट में आती है फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट। सर पैरामीटर लिस्ट में क्या आता है, पैरामीटर लिस्ट में मेनली आपके फंक्शन की जो नीड है काम करने के लिए वो आता है। अब एक बात बताओ, आपके फंक्शन को दो नंबर्स का सम करना है, तो इसकी जो नीड है, इसकी जो इनपुट की नीड है वो क्या है कि इसको दो नंबर दिए जाए, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन है, आप वॉशिंग मशीन को कपड़े ही नहीं धोगे तो वो धोएगी क्या, खुद को थोड़ी धोती रहेगी घुमा घुमा के, है ना। मतलब आपको इनपुट देना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही फंक्शन को भी आपको इनपुट देना पड़ेगा बच्चों। तो फंक्शन को मैं दो इनपुट दे दूं, मान लो मैंने एक्स दे दिया और वाई दे दिया, भाई ये चलेगा, फंक्शन के पास दो इनपुट। अब फंक्शन का काम ये है कि उन दो इनपुट को ऐड कराए, तो एक एस नाम के वेरिएबल में उसने उसको ऐड कराया और फिर प्रिंट कर दिया बच्चों सम इज एस, सम इज एस, ठीक है। ये तो फंक्शन बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये तो फंक्शन है बच्चों। अब एक फंक्शन तब तक नहीं चलता बच्चों जब तक उसकी कॉलिंग ना हो, एक फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक उसकी कॉलिंग ना हो, और कॉलिंग करने के लिए मुझे उसे दो नंबर देने पड़ेंगे। तो या तो आप डायरेक्टली कॉलिंग कर दो, दैट इज मैं ऐसे करता हूं सम टू, और उसमें सीधा दो नंबर दे देता हूं, मान लो 100 और 200, सीधा देते हैं। देखो, तो 100 जो है पहला नंबर वो x के पास चला जाएगा, 200 जो है दूसरा नंबर वो y के पास चला जाएगा,
और फाइनली वो दोनों को सम करके आपके लिए डिस्प्ले कर देगा। एक बार रन करके देखते हैं जरा कोड को कि ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। रन किया मैंने कोड को, ये देखो सम इज 300 आ गया ना बच्चों। आ गया मतलब मैंने जब दो नंबर इस फंक्शन को दिए तो 100 x के पास गया, 200 y के पास गया और फिर दोनों ऐड हुए और वो प्रिंट हो गया। ठीक, और मैंने फंक्शन को कॉल किया था इसीलिए ये चला। ठीक, अब सर मान लो ये तो आपने डायरेक्टली नंबर दे दिए, बट मान लो हमें यूजर इनपुट लेना हो तो भाई बस आपको इतना फर्क करना है कि वही a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, दो नंबर एंटर करवा लो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, ये पेस्ट किया। जब मैं सम टू को कॉल करूंगा बस उसमें a कॉमा b भेज दूंगा और फाइनली मेरा कोड हो गया। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ बच्चों। जैसे ये रन हुआ था ना बिल्कुल वैसे ही रन करेगा, बस फर्क इतना है कि ये मैंने फंक्शन से बनाया है, वो विदाउट फंक्शन है। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाजा लग भी गया होगा कि हर कोड चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो जो आप नॉर्मली करते हो उसे आप फंक्शन से भी कर सकते हो। ये देखो मैं रन करता हूँ, 56 डाला या 56 डाल दिया और 1000 डाल दिया। ठीक है, ऐड करूंगा तो 1500 556 हो गया कि नहीं हो गया, सही एडिशन करा इसने। तो होप सभी को ये बात क्लियर हुई कि कोड जो है फंक्शन से कैसे बनता है। तो आप लोगों के सामने है, आप लोग नोट कर सकते हो पॉज करके। ठीक, मैंने आपको कोड सिखा दिया कि कोई भी प्रोग्राम फंक्शन से कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये तो थी एक्सप्लेनेशन की बात। अब मैं आगे जितने भी, क्योंकि अभी मैं थोड़े बहुत कोड्स कराऊंगा यहाँ पे फंक्शन के, कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो फंक्शन से लिखूंगा तो क्वेश्चन फंक्शन से ही, बट उसका नॉर्मल भी कोड आपको दिखा दूंगा कि वो नॉर्मली होता तो कैसे होता और फंक्शन से होता तो भी कैसे होता, ताकि आपको दोनों से क्लियर रहे चीजें। तो अब आपको ये करना है कि जब सर कोई क्वेश्चन देंगे तो कोशिश करना कि साथ साथ सर तो बताएंगे यहाँ पे, आप भी साथ साथ करना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती चली जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये तो था बेसिक कोड। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और बेसिक कोड लेता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, बोलता हूँ राइट अ प्रोग्राम या राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, राइट अ फंक्शन उसका नाम दे दिया मान लो इन्होंने सिंपल ब्रैकेट में आई इंटरेस्ट, ये फंक्शन का नाम है। और उसमें आपको बता दिया कि उसमें मैं 3 पैरामीटर भेज रहा हूँ p, r, t। ठीक है, तो दैट एक्सेप्ट्स प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो ये एक क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है। तो बच्चे ये कोड अगर बिना फंक्शन विदाउट फंक्शन होता तो कैसे होता? विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन अगर आप इस कोड को करते तो एक स्मॉल p नाम का वेरिएबल बनाते, इंट इनपुट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करा लिया, r इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द रेट, रेट एंटर करा लिया, t इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द टाइम, टाइम भी एंटर करा लिया। बस si इज इक्वल्स टू एक si नाम का वेरिएबल बनाते, p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय, या फ्लोर डिवीजन रहने तो नॉर्मल 100, बस प्रिंट करा देते हैं आप। एक काम करता हूँ इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि फिर ये बॉड मास फॉलो करके ना आंसर गलत देगा। ठीक है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज बच्चों दैट इज एस आई। क्वेश्चन डन। मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कोड। ये देखो कोड रन करेंगे अगर हम, तो ये मुझसे डिमांड करेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट डालो, मैं डालता हूँ मान लो 10,000। ठीक है, ये बोलता है रेट डालो 8%, टाइम डालो 5 ईयर्स, 4,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो होप सभी बच्चों को क्लियर कि ये कोड नॉर्मली कैसे हुआ। अब सर व्हाट अबाउट फंक्शन, चलो देखते हैं। विदाउट फंक्शन तो हो गया, अब विद फंक्शन चलते हैं जरा। विद फंक्शन, अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको फंक्शन का नाम गिवन था तो मैं नाम नहीं बदल सकता, तो डेफ सिंपल ब्रैकेट अंडरस्कोर इंटरेस्ट, मुझे वही नाम लेना पड़ेगा।
और वेरिएबल्स भी मुझे गिवन थे पी आर टी, वरना तो मैं एक्स वाई जेड भी ले सकता था, बट क्योंकि गिवन थे तो मैं नहीं बदल सकता, तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसे नहीं बदलोगे आप, ठीक है। अब इसमें वही काम करना है, फंक्शन का काम क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करे जो पी आर टी गिवन है, तो वही एस आई इज इक्वल्स टू वही कैपिटल पी इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 100, बस प्रिंट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट इज, स्पेलिंग गलत हो गई, इंटरेस्ट एस आई। मेन प्रोग्राम में जाता हूँ, अब देखो फंक्शन तो बन के रेडी है, बट फंक्शन का काम, फंक्शन को डिमांड चाहिए ना, मतलब 3 चीजों की इनपुट की नीड है, तो आपको इनपुट कराने पड़ेंगे। तो आप एक काम करो, पीआरटी में इनपुट कराओ और फिर फंक्शन को बस कॉल करा देना। देखो स्मॉल क्वेश्चन डन, ठीक है बच्चों। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। कहीं कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है क्या? इसमें एरर क्यों दिखा रहा है ये? आई एन, अच्छा यहाँ पे गलती है, हाँ, ठीक है। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले कोड को कमेंट करता हूँ और इसे भी रन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि फंक्शन से भी सही चल रहा है, ठीक है। रन करते हैं, ये कोड रन किया हमने। वही डिमांड करेगा मुझसे प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने 10,000 डाला, रेट 8%, ईयर मतलब टाइम 5 ईयर्स, वही सेम देखो 4,000 आउटपुट आया। तो होप सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं, अब जरा इफ एल्स का कोई क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन है, मान लो राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन एफ लिख देता हूँ, और फंक्शन का नाम है चेक अंडरस्कोर इवन ऑड, और वो एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है नम। राइट अ फंक्शन चेक इवन ऑड नम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर and check whether the given number is even or odd। चेक करे गिवन नंबर इवन है या ऑड है। बहुत सिंपल सा कोड है बच्चों, सीधा फंक्शन से बनाओ, नॉर्मली आता है आप लोगों को। चलो एक काम करो, फंक्शन से मैं बना रहा हूँ, नॉर्मली आप बनाना इसका कोड अपने नोट्स में, ठीक है। डेफ फंक्शन का नाम हमें गिवन है चेक अंडरस्कोर इवन ऑड, उसमें आपका नम पास हो रहा है। अब चेक क्या करना है कि कहीं ये जो गिवन नंबर है ये इवन है ऑड तो नहीं है। तो इफ अगर मेरा नम 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा, तो आप प्रिंट करा सकते हो नंबर इज इवन, ठीक है। वरना एल्स आप प्रिंट करा सकते हो नंबर इज ऑड। क्लियर बच्चों, नंबर इज ऑड। और बस करना क्या है, फिर मेन प्रोग्राम में जाओ, मेन में आ गए हम। अब वो हमसे बोल रहा है कि एक नंबर का इनपुट करो, तो पहले मैं एन इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करा देता हूं, और बस फंक्शन को कॉल करता हूं चेक अंडरस्कोर इवन ऑड, और उसमें अपना एन पास कर देता हूं। मेरा नंबर पास होते ही अब वो चेक करेगा कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। कोड रन करके दिखाता हूँ, ये आपसे पूछते हैं एंटर नंबर, मैं जानबूझ के ऑड नंबर डालता हूँ, देखो 71 ऑड नंबर है। रन करते हैं, नंबर इज ऑड। अगर आप कोई इवन भी डालते तो इवन भी चलता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लूप के करके देख लेते हैं कि फंक्शन से लूप कैसे हैंडल होते हैं। हालांकि मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पहले भी कई बार बोला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, स्ट्रिंग या डिक्शनरी के होंगे। ये लूप्स, इफ एल्स, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं यूजिंग फंक्शन, ठीक है। बट फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए। मान लो एक क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन, और फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल।
क्या नाम है, फैक्टोरियल, और उसमें एक नंबर पास हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, राइट अ फंक्शन फैक्टोरियल नम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर, दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर, ये एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और ये कोड एक नंबर का क्या डिस्प्ले करे बच्चों, फैक्टोरियल डिस्प्ले करे। ठीक है, कोड कैसे बनेगा, डेफ फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, जो नाम हमें गिवन है उसमें नम पास कर दिया गया। ठीक, अब फैक्टोरियल का कोड कैसे होता था, फैक्ट एक वेरिएबल बनाया जाता था इक्वल्स टू 1, ये सब 11th के कोड है, बस मैं इसे 12th में फंक्शन से कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर एक लूप चलता था फॉर आई इन रेंज, जो कि 1 से लेके आपके नंबर तक चलता था, एग्जैक्ट आपके नंबर तक नम प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई हो जाता था, बस आपका कोड डन, प्रिंट हो जाता था लूप से बाहर आके फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज कॉमा फैक्ट। मेन प्रोग्राम में जाएंगे बच्चों, मेन प्रोग्राम में जाएंगे, फंक्शन हमसे एक नंबर की डिमांड कर रहा है, हम नंबर इनपुट करेंगे। ठीक है, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, अब वो नंबर बस हम अपने फंक्शन को पास कर देंगे फैक्टोरियल, और उसमें n को पास कर दिया हमने। क्वेश्चन डन। एक बार रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रन करी फाइल, इसने मुझसे नंबर की डिमांड करी, तो पहले मैं सबसे बेसिक फैक्टोरियल दैट इज 5, जिसका फैक्टोरियल 120 होता है, वो डाल देता हूँ, क्योंकि ये फैक्टोरियल सभी बच्चों को पता होता है जो 11 12 में है। ठीक है, तो देखो 120 आ गया। अब इसके बाद कोई बड़ा नंबर भी डाल के देखते हैं जरा कि उसका भी फैक्टोरियल ये सही दे रहा है कि नहीं। जैसे मैं 10 का फैक्टोरियल डाल देता हूँ, 10 का फैक्टोरियल मतलब 3628800। आप ट्राई कर सकते हो 10 का फैक्टोरियल निकाल के, यही वैल्यू आएगी। तो होप सभी को ये भी क्लियर कि फंक्शन से कैसे हुआ लूप का कोड। इसके बाद अब मैं चलता हूँ स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब स्ट्रिंग के मैं मतलब क्योंकि ये तो क्योंकि बोर्ड का पैटर्न है, इसके एक दो क्वेश्चंस करा दूंगा, जैसे कि फिर जब वो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल काफी सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, मान लो राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है काउंट अंडरस्कोर अपर, ये फंक्शन का नाम है, और उसमें एक str नाम की स्ट्रिंग है या str1 नाम की स्ट्रिंग है। क्या कहते हैं, राइट अ फंक्शन काउंट अपर दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, पैरामीटर जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है एज अ पैरामीटर, एंड काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स काउंट करो। कैसे करेंगे भाई, डेफ फंक्शन का नाम लिख देता है काउंट अंडरस्कोर अपर, इसमें str1 मेरी स्ट्रिंग है बच्चों। अब करना क्या होता है काउंटिंग के लिए, पहले तो काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद c इज इक्वल्स टू 0 बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको लेटर बाय लेटर अपनी स्ट्रिंग को चलाना है। तो आप लोग अगर 11th में CS पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी स्ट्रिंग को लेटर बाय लेटर चलाने के लिए एक लूप चलता था फॉर ch इन आपकी स्ट्रिंग का नाम। इतना लिखने से ऑटोमेटिकली ch में आपकी स्ट्रिंग का एक एक लेटर आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपकी स्ट्रिंग में प्रिंस लिखा है तो ch में सबसे पहले p आएगा, लूप चलेगा, फिर r आएगा, फिर लूप चलेगा, फिर r के बाद i आएगा, लूप चलेगा। अब ये कहते हैं कि इफ जो भी आपका ch आ रहा है, अगर वो क्या निकल जाता है बच्चों, इज अपर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, इज अपर निकल जाता है, तो बस वैल्यू को काउंट कर देना, दैट इज c इज इक्वल्स टू c प्लस 1। मेन प्रोग्राम में जाने के बाद आपको एक स्ट्रिंग एंटर करानी है s नाम के वेरिएबल में, मान लो मैं करा लेता हूँ इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंटर कराने के बाद बस उसे अपनी फंक्शन की कॉलिंग में पास कर देना, दैट इज काउंट अंडरस्कोर अपर, इसमें s को पास कर देते हैं। अब जरा रन करके देखते हैं कि जो हमें डिमांड करी गई है हमसे वो सही चल भी रही है कि नहीं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो,
ठीक है, तो जब इस कोड को हम रन करेंगे बच्चों, तो ये मुझसे सबसे पहले स्ट्रिंग की डिमांड करेगा। अब मैं इसमें जानबूझ के कुछ अपर केस लेटर्स, कुछ लोअर केस लेटर्स, दैट इज अपना नाम डालता हूँ। यहाँ मैंने डाला अपना नाम, दैट इज PRINCE, फिर SINGH। अब आप खुद ही काउंट कर लो कि इसमें कितने अपर केस लेटर्स हैं, और कोड मुझे वही आंसर देगा। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स है, P है, I है, N है, तीन तो ये हो गए, और SIG तीन यहाँ हो गए, तो टोटल 6 हो गए, मतलब 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स आर 6। होप किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग का ही एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, इसे कमेंट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है काउंट वॉवल, और उसमें काउंटिंग के लिए करना क्या है, हमें सेम कोड है, सब कुछ सेम है, बस कंडीशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो देखो, कोडिंग में यहीं से कॉपी करूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग की तो है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ज्यादातर चीजें सेम ही चलेंगी। तो स्ट्रिंग एंटर कराई, फंक्शन का नाम यहाँ बदल दिया मैंने, दैट इज वॉवल कर दिया, WEL। यहाँ पे C0 बना दिया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अभी भी चलाना पड़ेगा, बट वॉवल की कंडीशन अलग हो जाती है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ CH इन, अगर CH इन किस में आ जाता है बच्चों, AEIOU, फिर स्मॉल AEIOU। और आप अगर ये कैपिटल स्मॉल अलग अलग नहीं लिखना चाहते, तो आप एक काम करो, आपका जो भी कैरेक्टर आ रहा है, जो भी लेटर आ रहा है, उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। कर दिया। अब इससे फायदा ये है कि आप कैपिटल की चेकिंग नहीं भी करोगे, तो भी वो सारे वॉवल का काउंट करके आपको दे देगा। बस नंबर ऑफ वॉवल्स आर सी। देखो, कोड चेक रन करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, और एकदम सही वॉवल्स काउंट करके देगा ये, काउंट वॉवल। ठीक है, रन करते हैं कोड को, और आप चेक करोगे कि जब मैं स्ट्रिंग डालता हूँ, जैसे अपना नाम ही डालता हूँ फिर से, PRINCESINGH। अब उसे कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, वो सारे वॉवल गिनेगा। रन करता हूँ, 3 वॉवल, तो मेरे नाम में देखो आई है, ई है, और फिर से आई है, टोटल 3 वॉवल्स हैं। हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा भी कोड बन सकता है। अब जैसे किसी कई कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जैसे इसने ना प्रिंस सिंह में आई को 2 बार काउंट किया, बट मैं ऐसा कोड बनाना चाहता हूँ, जिसमें वो ना यूनिक वॉवल्स को काउंट करे, मतलब अगर कोई चीज 2 बार आ रही है ना, तो उसे दोबारा काउंट ना करे। तो बच्चों ऐसा भी कोड बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। बट मैंने जैसा कि बताया ना कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सारे आ जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन। तो आप उस सीरीज को जरूर, ये तो देखो आपके कंसेप्ट के लिए है, ये तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इस वीडियो में, प्रॉपर सारी चीजें जान रहे हो, क्या फंक्शन में है, क्या क्या जानना चाहिए। उस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब दूसरी वीडियो में। ठीक, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग के क्वेश्चन हो गए, अब जरा चलते हैं लिस्ट के क्वेश्चंस की तरफ। अब सर मान लो लिस्ट का क्वेश्चन कैसे आता है, देखते हैं। वही राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है मान लो चेंज, और चेंज ही नाम है, या चेंजर नाम है, मान लो चेंजर नाम है, और उसमें एक एल नाम की लिस्ट पास करी गई है। तो यहाँ लिखा भी है दैट एक्सेप्ट्स अ लिस्ट हैज अ पैरामीटर एंड एंड डिस्प्ले, या ये लिखो एंड हाफ एवरी इवन एलिमेंट एंड थ्राइस एवरी ऑड एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट में जो भी इवन एलिमेंट है उसको हाफ कर दे। क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, रीअरेंज द लिस्ट इन सच अ वे दैट
या कैसे थ्राइस करेगा, इस चीज को जानना है। कोड देखते हैं। डेफ हमारे फंक्शन का नाम था चेंजर, ठीक है, और उसमें हमारी लिस्ट पास हो रखी है कैपिटल है। अब बस आपका काम ये है कि आप इस लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाओ और चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं कैपिटल एल की लेंथ निकाल लेता हूँ। एल इज इक्वल्स टू, ये एल वेरिएबल है बच्चों, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसे एल एन बना देता हूँ। लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ निकाल ली मैंने। अब बस करना क्या है, लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज को 1 से लेके एल एन, लेंथ ऑफ लिस्ट तक चलाना है। मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट प्लस 1, ताकि सारे एलिमेंट्स तक चले, ठीक है। नहीं, लेंथ ऑफ लिस्ट तक ही चलाना है, प्लस 1 नहीं। लेंथ है तो, क्योंकि इंडेक्सिंग तो ऑटोमेटिकली एक कमी होती है ना, तो 1 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट तक ही चलाना है, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग तो 4 तक ही है, तो लेंथ में 5 आएगा। तो और फिर इसे 1 से नहीं, सॉरी 0 से शुरू करना है। 0 से इसलिए क्योंकि एक लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो 0 से लेके लेंथ एल एन तक ने चलाना है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि अगर मेरा एलिमेंट हाफ है, तो इफ इवन है, सॉरी, इफ एल ऑफ आई इवन है तो उसे हाफ कर दो। तो एल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल ऑफ आई ऑड है, तो एल ऑफ आई इक्वल्स टू एल ऑफ आई इंटू 3, मतलब उसे थ्राइस कर दो बच्चों, 3 टाइम्स कर दो। बस कोड डन। आपको बस आना है मेन प्रोग्राम में, एक एलएसटी नाम की लिस्ट बनानी है। एलएसटी नाम की लिस्ट आपने बनाई और उसको एलिमेंट दिए 10, 34, 21, 56 और 13, ठीक है। उस लिस्ट को अपने चेंजर फंक्शन को भेज दिया एल, ठीक है। अब इस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो आप, प्रिंट चेंज लिस्ट इज, चेंज लिस्ट इज एल, चेंज लिस्ट है वो एल है, ठीक है। और यहाँ एल नहीं एलएसटी भेजना था, क्योंकि एलएसटी में इनपुट लिया है ना मैंने। या इवैल के थ्रू भी इनपुट ले सकते थे बच्चों, आप डायरेक्टली भी ले सकते थे, इवैल के थ्रू भी ले सकते थे। कोड रन करते हैं। रन करने पे आप नोटिस करोगे कि देखो आपकी जो लिस्ट थी वो 10, 34, 21, 56 और 13 थी। इसमें जितने भी इवन नंबर है देखो उनको हाफ कर दिया गया होगा, 5, और आपका 34 का हाफ 17, 56 का हाफ 28, और जितने भी ऑड है दैट इज 21 और 30 देखो उनको थ्राइस कर दिया ना बच्चों। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था जो लिस्ट से पूछा गया है। लिस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब आप, मुझे जहां तक लगता है कि फंक्शंस को अच्छे से बनाना सीख गए हो, कि कोई भी टाइप टाइप का कोड है आप फंक्शन से बना लोगे। अब जैसे मैं डिक्शनरी का कोई क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चों, डिक्शनरी का, ठीक है। मान लो उन्होंने दिया है कि राइट अ फंक्शन जिसका नाम है शो एक डी नाम की डिक्शनरी पास करी गई है। तो यहाँ लिखते हैं दैट एक्सेप्ट्स अ डिक्शनरी as a parameter and display write a function show products that accept a dictionary as a parameter and display, या ये भी लिख देते हैं कि उस डिक्शनरी में है क्या, डिक्शनरी एज अ पैरामीटर containing uh, और उनका प्राइस जो है वो एज अ वैल्यूज प्रेजेंट है, एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स having price more than 70, और वो प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करो जिसका प्राइस मोर देन 70 है। तो भाई डेफ फंक्शन का नाम था शो प्रोडक्ट्स, उसमें एक डी नाम की डिक्शनरी पास हो रखी है।
अब आपको करना क्या है, आपको इस डिक्शनरी को की बाय की चलाना है। तो उसके लिए भी बच्चों एक लूप था, फॉर के इन डी। 11th में अगर आपने सीएस पढ़ी है तो आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो मेरी 11th की सीरीज चल रही है फिलहाल, जैसे ही डिक्शनरी आएगी तो वहां पे डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरे पाइथन के कॉलेज वाले लेक्चर में डिक्शनरी का कंसेप्ट है, आप वहां से भी वीडियो चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो, ठीक है। तो फॉर के इन डी डिक्शनरी, फॉर के इन डी की आना शुरू हो जाएगी, बट मेरी कंडीशन तो वैल्यू पे है, प्राइस पे है। तो इफ डी का की ऐसे प्राइस आता था, दैट इज वैल्यू आती थी, ग्रेटर देन 70 है, तो प्रिंट कर देना के कॉमा डी का के, मतलब उसका रिकॉर्ड की और नाम दोनों, बस क्वेश्चन हो गया। मेन प्रोग्राम में जाते हैं, मान लो एक डिक्शनरी बना देता हूँ, डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर है। पहला प्रोडक्ट है मान लो ब्रेड, और ब्रेड का प्राइस है मान लो 70 रुपीज या 60 रुपीज रख लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है बच्चों केक, केक का प्राइस है मान लो 400 रुपीज। तीसरा प्रोडक्ट है मान लो चिप्स, उसका प्राइस है मान लो 20 रुपीज, ठीक है। एक और प्रोडक्ट रख लेते हैं जिसका प्राइस ज्यादा रख लेते हैं, मान लो ये है आपका बटर, और बटर का प्राइस मान लो है 75 रुपीज, ठीक। बस आपको अब करना ये है कि इस डिक्शनरी को पास कर दो अपने फंक्शन में, शो प्रोडक्ट्स में अपनी डी को पास कर दो। क्वेश्चन रन करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिसके प्राइस 70 से ज्यादा है, और कोई नहीं। तो होप ये क्वेश्चन भी क्लियर। फॉर मोर क्वेश्चंस बच्चों उस वीडियो को देखना जरूर, वो वीडियो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन निकाल के लिए लेके आएगी आप लोगों को। तो होप सभी को फंक्शन की कोडिंग आ गई, ठीक। अब तो कोडिंग कर लिया हमने फंक्शंस की, अब हमें फंक्शंस के फर्दर टॉपिक दैट इज पैरामीटर पासिंग, लोकल ग्लोबल वॉइड नॉन वॉइड, इन सब चीजों के बारे में जरा डिस्कशन करनी है। क्लियर है बच्चे? तो अब आगे चलते हैं पैरामीटर पासिंग के कंसेप्ट पे। तो फंक्शन में अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज पैरामीटर पासिंग, ठीक है। अब बच्चों पैरामीटर पासिंग जो है वो टोटल 3 तरीके की होती है। अब ये जो 3 तरीके की पैरामीटर पासिंग है इसमें मेनली आते कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पैरामीटर पासिंग टोटल 3 तरीके में, पहला आता है पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, ठीक है। अब पोजिशनल में क्या होता है अभी मैं एक कोड से समझाऊंगा इस चीज को। सेकंड आती है बच्चों आपकी डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग, अब डिफॉल्ट में क्या होता है ये भी हम जानेंगे। और थर्ड आती है बच्चों दैट इज कीवर्ड पैरामीटर पासिंग। अब ये टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम होता है उसमें फंक्शन से एक आउटपुट का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और आउटपुट का जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के, मतलब इसी टॉपिक को मिक्स करते हुए, इसी टॉपिक को यूज करते हुए बनाया जाता है। तो क्या है ये तीनों तरीके की पासिंग, मैं एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, तो बच्चों हमारी जो पैरामीटर पासिंग है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल पैरामीटर पासिंग को। पोजिशनल पैरामीटर पासिंग, अब होगा क्या इसमें, मान लो मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूं डेफ, और फंक्शन का नाम है मान लो सैंपल, ठीक है, सैंपल नाम है फंक्शन का। और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर रखता हूं, मान लो एक्स, वाई और जेड, ठीक। और यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड के बाद इसकी कुछ बॉडी है, बॉडी ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे बॉडी से हमें मैटर नहीं करता क्योंकि हम पासिंग देख रहे हैं, तो पासिंग में हमें ये जानना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है, तो बॉडी कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ बच्चों, मेन प्रोग्राम में आता हूँ, और मेन प्रोग्राम में आके मैं सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 10 है। बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 है। सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 30 है। और मैं अपने फंक्शन सैंपल को कॉल करता हूँ, ये मैंने सैंपल फंक्शन को कॉल किया, और उसमें जब कॉलिंग करी तो वेरिएबल जो पास करे वो भेजा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो रूल के हिसाब से होता क्या है, पोजिशनल पैरामीटर पासिंग क्या कहती है कि जो पहला पैरामीटर आप भेजोगे वो ऊपर भी पहले पैरामीटर में ही जाएगा, दूसरा पैरामीटर जो भेजोगे वो दूसरे में जाएगा, और तीसरा जो भेजोगे वो तीसरे में जाएगा। मतलब ए जो है वो एक्स में जाएगा, बी जो है वो वाई में जाएगा, और सी जो है वो जेड में जाएगा। दैट इज ए की वैल्यू 10 थी तो एक्स को 10 बना देगा, बी की वैल्यू 20 थी वाई को 20 बना देगा, सी की वैल्यू 30 थी तो जेड को 30 बना देगा।
सर मान लो हमने इसका ऑर्डर बदला, मान लो मैंने सैंपल की कॉलिंग करी कुछ ऐसे BAC, अब क्या होगा, तो ऑर्डर ऊपर ही बदल जाएगा, पहला पैरामीटर पहले में जाता है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप A पहले भेजो B पहले भेजो, आपने जो भी पहले भेजा है वो X में ही जाएगा, क्योंकि ऊपर पहला पैरामीटर X है। तो X की वैल्यू बनेगी B की, दैट इज 20, Y की वैल्यू बनेगी A की, दैट इज 10, और C की वैल्यू तो वही सेम ही है, Z में जाएगी, दैट इज 30। अगर सर मान लो मैंने कॉलिंग ऐसे करी तो सैंपल और इसमें भेज दिया A, C या B, अब क्या होगा, तो सीधी सी बात है, X में 10, Y में भी 10 और Z में बच्चों आ जाएगा 20, दैट इज B की वैल्यू। समझ रहे हो बात? तो आपने एक बात नोटिस करी, आप वेरिएबल्स का ऑर्डर जैसे जैसे बदलोगे ऊपर फंक्शन में वो नंबरिंग के हिसाब से ही पास होंगे। दैट इज अगर मैं भेजता हूं B, C, B, तो अब क्या होगा, पहले में B जाएगा, दैट इज X में 20, Y में C जाएगा, दैट इज 30, और Z में अगेन B चला जाएगा, दैट इज 20। तो होप सभी को पोजिशनल पैरामीटर पासिंग क्लियर हुई। एक बात और सर, अगर मान लो मैंने सैंपल को कॉल किया और सैंपल में मैंने सिर्फ भेज दिया B, C, तो अब क्या होगा, तो पहला पैरामीटर तो पहले में चला जाएगा, दैट इज X में, दूसरा दूसरे में, दैट इज Y में, C Y में चला जाएगा, बट तीसरा तो मेरा खाली रह जाएगा, दैट इज Z। तो याद रखना बच्चों, ये पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं कि कभी भी कोई फंक्शन है अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको अपने सारे पैरामीटर्स में, मतलब इसके पास 3 पैरामीटर्स है ना, इन तीनों पैरामीटर में उसे वैल्यू चाहिए। अगर किसी एक पैरामीटर की वैल्यू मिसिंग रहेगी, चाहे वो पहले की रहे, चाहे वो दूसरे की रहे, चाहे वो तीसरे की रहे, कोड हमें एरर रेज करके दे देगा। क्या करेगा, एरर रेज करके दे देगा। तो इस सिचुएशन में आपका एरर आएगा बच्चों। होप सभी को क्लियर हुआ कि क्या कंसेप्ट है ये पोजिशनल पैरामीटर पासिंग का। पोजिशनल पैरामीटर पासिंग बस आपको इतना बताता है कि जो वेरिएबल फंक्शन की कॉलिंग के टाइम जिस पोजीशन पे भेजा जाएगा वो ऊपर भी फंक्शन के अंदर भी उसी पोजीशन के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। क्लियर बच्चों, ये पोजिशनल थी पहली पैरामीटर पासिंग। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी दूसरी टाइप की पैरामीटर पासिंग पे, सेकंड, दैट इज डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में क्या होता है भाई, देखो डिफॉल्ट पैरामीटर, अब होता क्या है, मैं सेम फंक्शन बनाता हूं डेफ, फंक्शन का नाम है बच्चों सैंपल, और फंक्शन में पैरामीटर्स बनाता हूं, एक बनाता हूं एक्स, एक बनाता हूं वाई, और एक जेड बना के और उसको डिफॉल्ट वैल्यू 100 दे देता हूं। क्या दी मैंने, जेड को डिफॉल्ट। तो ये देखा आपने, मैंने जेड को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, जेड को क्या दे दी है, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। उसके बाद ये जो फंक्शन है सैंपल, इसकी कुछ बॉडी है, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी बॉडी है। मेन में अगेन मैं जाता हूँ और मेन में जाके मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, दैट इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10, बी बनाता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20, सी बनाता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 30, और सैंपल की कॉलिंग करता हूँ। सैंपल, सैंपल की जब मैं कॉलिंग करूंगा तो उसमें मैं भेजता हूँ A, B, C। तो सीधी सी बात है, ए जाके एक्स में, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो ए जाके एक्स में, दैट इज X10, बी जाके वाई में, दैट इज 20, और सी जाके जेड में, दैट इज जेड इक्वल्स टू 30। तो सर यहाँ 100 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ बच्चों। 100 का यूज तब होगा जब आप z के लिए वैल्यू मिस करोगे। जैसे पिछले केस में आपने एक बात नोटिस करी थी कि मैं किसी एक भी पैरामीटर को मिस कर देता था तो कोड एरर दे देता था, बट इस सिचुएशन में क्योंकि z के पास डिफॉल्ट वैल्यू है तो आप उसके लिए पैरामीटर मिस कर सकते हो, वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को चला देगा, और यही डिफॉल्ट पैरामीटर का काम है। जैसे कि एक सैंपल एग्जांपल देता हूं, देखो मैंने सैंपल फंक्शन की कॉलिंग करी और उसमें सिर्फ बुलाया B, C को और किसी को नहीं बुलाया, तो अब ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो पहला पैरामीटर बी में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा, दैट इज X20 हो जाएगा, दूसरा वाई में सी चला जाएगा, दैट इज Y30 हो जाएगा, और जेड में बच्चों बाय डिफॉल्ट उसका जो पैरामीटर है दैट इज 100 वो पहुंच जाएगा। होप सभी को क्लियर हुआ कि सैंपल B, C डालने पे क्या होगा। ठीक है, एक और कॉलिंग करके दिखाता हूं सर। इसमें भी अगर मान लो आपने आगे पीछे किए पैरामीटर को, मान लो ऐसे दिया आपने C, तो अभी भी तो 3 पैरामीटर भेज दिए ना आपने, तो तीनों के पास वैल्यू जाएगी, दैट इज X भी 30, Y भी 30, और Z जो है वो A की वैल्यू कंटेन करेगा, दैट इज 10। मतलब Z अपनी डिफॉल्ट वैल्यू तभी यूज करेगा बच्चों जब उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, मतलब उसको वैल्यू ना दी जाए। अगर वैल्यू दी जा रही है तो अपनी गिवन वैल्यूज पे ही काम करेगा। ठीक है, सैंपल। सर अगर मान लो मैं सिर्फ A भेजता तो अब क्या होता, क्या अब ये कोड चलता?
बच्चों देखो ए एक्स में चला जाता है, ये मैं मानता हूं कि पहला पैरामीटर ए है 10 एक्स में चला जाता, जेड अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेता, बट वाई, वाई तो खाली रह गया ना, वाई तो खाली रह गया कि नहीं रह गया, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या दे देगी, एरर दे देगी। अब ये स्टेटमेंट कब चल जाती, ये स्टेटमेंट कब चल जाती, जब आपके y के पास भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मान लो y के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है 200, तब आप सिर्फ a भेजते ना, तो क्या होता बच्चों, तब आपका कोड जो है वो x को 10 दे देता, दैट इज a की वैल्यू, y 200 यूज हो जाता और z 300 यूज हो जाता, तब चल जाता। और तब ये एरर कब देता ऊपर वाला, जब आप एक भी ना पैरामीटर दो, क्योंकि देखो a खाली हो जाएगा, अगर आप एक भी पैरामीटर नहीं दोगे, जैसे आपने सैंपल बुलाया और कुछ नहीं भेजा, तो भाई y और z तो अपनी डिफॉल्ट यूज कर लेंगे, बट x तो ये एरर दे देगा। तो होप सभी को डिफॉल्ट पैरामीटर का किस्सा भी क्लियर हो गया कि कैसे डिफॉल्ट पैरामीटर काम करता है। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। अब एक छोटा सा नोट है डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में, वो याद रखना, क्योंकि कई बार 1 मार्कर में क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड के एमसीक्यूज में। क्या नोट है कि अ पैरामीटर, अ फंक्शन पैरामीटर कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू if and only if all the parameters appearing on its right, on its right side भी लिख सकते हो, right side have default value, have default value। अब बच्चों इस चीज का मतलब क्या है, ये जो चीज है इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पैरामीटर के पास डिफॉल्ट वैल्यू तभी हो सकती है जब उसके राइट में अपीयर होने वाले सारे पैरामीटर के पास डिफॉल्ट वैल्यू होगी। जैसे अगर आपको z को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, तब तो आप डायरेक्टली दे सकते हो क्योंकि उसके राइट में कुछ नहीं है, बट अगर आपको y को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, जैसे मुझे y को 200 देना है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि z के पास भी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। अगर नहीं है और आप बोलते हो मैं सिर्फ y को डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा, z को नहीं दूंगा, तो वो एरर होगा। अगर आपको x को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है बच्चों, x को, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि y और z दोनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी एक के पास भी नहीं हुई तो कोड नहीं चलेगा, एरर दे देगा। तो ये नोट छोटी सी बात जरूर है, बट 1 मार्कर में जब क्वेश्चन आता है बच्चों को पता नहीं होता तो वो गलत करके आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस नोट को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह याद रखना, पेपर में इससे क्वेश्चन अक्सर बनाते हैं वो, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है और बच्चे अक्सर ऐसी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का पैरामीटर पासिंग, तीसरा, दैट इज कीवर्ड पैरामीटर पासिंग। अच्छा, डिफॉल्ट के बारे में एक बात बताता हूं बच्चों, देखो डिफॉल्ट में आपने एक बात नोटिस करी, डिफॉल्ट में आप बस जिस पैरामीटर के लिए वैल्यू मिस करते हो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेता है, बट पोजीशन तो बच्चों यहां भी फॉलो हो रहा है ना कि नहीं। देखो अगर मैं ए पहले भेज रहा हूं, बी सेकंड नंबर पे भेज रहा हूं, सी थर्ड नंबर पे भेज रहा हूं, तो ए एक्स में ही जा रहा है, बी वाई में ही जा रहा है और सी जेड में ही जा रहा है। अगर मैं बी तो यहां भी फॉलो हो रही है, इसका मतलब पोजीशन तो यहां भी फॉलो हो रही है, बी एक्स में जा रहा है, सी वाई में जा रहा है, पहला पैरामीटर पहले में दूसरा। तो क्या कोई ऐसा पासिंग नहीं है सर जिसमें पोजीशन की ही झंझट खत्म हो जाए, कि जैसे मैं पहले सबसे पहले सी को भेजता हूं बट मैं चाहता हूं वो जेड में ही जाए। अब रूल के हिसाब से आप सबसे पहले सी को भेजोगे तो पोजीशन और डिफॉल्ट के हिसाब से वो एक्स में जाएगा, बट अगर आप ये चाहते हो कि मैं सी को सबसे पहले भेजूं बट वो जाए जेड में, तो उसके लिए क्या कुछ नहीं है, उसी के लिए है आपका तीसरे टाइप का पैरामीटर पासिंग, दैट इज कीवर्ड पैरामीटर पासिंग। अब ये क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। डेफ फंक्शन का नाम, सैंपल रख लिया, अब इसमें मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देके चलूंगा, मान लो x रखा, y को डिफॉल्ट वैल्यू 200 दे दी, z को डिफॉल्ट वैल्यू 300 दे दी, ठीक है। अब इसकी मान लो सैंपल की कोई बॉडी है फंक्शन की। अब मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ, मेन प्रोग्राम में इस कोड में मैं सारी कॉलिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले a वही 10, b 20, c 30, ठीक है। सबसे पहले मैं पोजिशनल कॉलिंग कर रहा हूँ, सैंपल कॉल किया मैंने और सैंपल में b a c भेजा, तो भाई पहला पैरामीटर b है वो x के पास जाएगा, दैट इज 20। दूसरा पैरामीटर a है, दैट इज वो y के पास जाएगा,
दैट इज 10, और तीसरा पैरामीटर सी है, दैट इज वो z के पास जाएगा, दैट इज 30। ठीक है, अब मैं डिफॉल्ट कॉलिंग करता हूँ सैंपल, इसमें मैं सिर्फ a कॉमा सी भेजता हूँ। तो भाई पहला पैरामीटर x के पास जाएगा, दैट इज a 10, दूसरा पैरामीटर y के पास जाएगा, दैट इज c 30, और तीसरा क्योंकि z के लिए मैंने कुछ नहीं भेजा तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू 100 यूज कर लेगा। एक और मैं डिफॉल्ट कॉलिंग ही यूज करता हूँ, ठीक है, सैंपल, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं c भेजता हूँ। तो भाई c पहला पैरामीटर है तो x के पास चला जाएगा 30, b अपनी डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी y अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा, दैट इज 200, और z भी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा, दैट इज 100। ठीक है बच्चों, नाउ अब मैं कीवर्ड कॉलिंग करता हूँ। देखो पोजीशन का ड्रामा कैसे खत्म होता है, ध्यान से समझना। मैं सैंपल को बुलाता हूँ और सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ सी को। सबसे पहले मैं किसको बुलाता हूँ, सी को। तो रूल के हिसाब से सी किस में जाना चाहिए, एक्स में जाना चाहिए, बट आपको चाहिए कि वो जाए जेड में ही। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख दोगे z इक्वल्स टू सी। ये कीवर्ड कॉलिंग होती है बच्चों, जहां पे आप अपने पैरामीटर का नाम देके वैल्यू पास करते हो। तो अब इससे क्या होगा कि सी बेशक से सबसे पहले भेजा गया है बट वो जाएगा जेड में। इधर मैं लिख देता हूं सेकंड नंबर पे कि x इज इक्वल्स टू ए, और थर्ड नंबर पे लिख देता हूं y इक्वल्स टू बी। तो बच्चों अब इस कॉलिंग में, लास्ट वाली कॉलिंग में होगा क्या कि जो x है वो a की वैल्यू ही कंटेन करेगा, दैट इज 10, y जो है वो b की वैल्यू ही कंटेन करेगा, दैट इज 20, और z जो है वो c की वैल्यू ही कंटेन करेगा, दैट इज 30। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है, जैसे मैं एक और सैंपल कॉलिंग करता हूँ। सैंपल में लिखता हूं मैं x इज इक्वल्स टू b, और बस। तो भाई x में तो b चला गया, दैट इज 20, बट y और z के पास अपनी डिफॉल्ट वैल्यू भी तो है 200 और 100, ये लो, तो डिफॉल्ट यूज कर लिया। बट सर मान लो अगर आप सैंपल में सिर्फ इतना कॉल करते y इज इक्वल्स टू 300, तो क्या होता? तो बच्चों देखो y 300 हो जाता, z अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेता, दैट इज 100, बट x के लिए तो कुछ पास ही नहीं हुआ, x खाली रह गया, कोड एरर दे देता। तो होप ये भी सभी को समझ आया कि कैसे कीवर्ड पैरामीटर पासिंग होती है। बच्चों तीनों पैरामीटर पासिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीनों पैरामीटर पासिंग मैं एक एक करके तीनों दिखा देता हूं, आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो आराम से। ठीक है, दूसरी ये रही डिफॉल्ट वाली, आराम से नोट कर सकते हो। तीसरी ये रही आपकी कीवर्ड वाली, और ये फंक्शन का आउटपुट करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से समझ लो, इसे बार बार पढ़ के दोबारा कर करके समझ लो। इसके बाद में अब अगले टॉपिक पे चलता हूं। हमारा पैरामीटर पासिंग क्लियर हो गया, मैंने हेडिंग वहां डाली थी अपने कोडिंग सॉफ्टवेयर में, वहां पे समझा दिया आप लोगों, क्योंकि ये पेन पेपर से समझाना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। पैरामीटर पासिंग हमारा खत्म। इसके बाद आता है बच्चों वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन। वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन, अब ये क्या होता है वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन? देखो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ वैल्यू, जैसे आपने जो मेरे साथ जितने भी कोड बनाए थे, जो कोडिंग करी थी, वो सारे फंक्शन वॉइड फंक्शन थे। और कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब सर जो वैल्यू रिटर्न करते हैं और जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उनमें फर्क क्या होता है? तो फर्क अभी आपको समझाऊंगा मैं, बट पहले आप लोग इनकी डेफिनेशन पे ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉइड फंक्शन की। ठीक है, वॉइड फंक्शन, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन। ठीक है, और सेकंड नॉन वॉइड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, नॉन वॉइड फंक्शन द फंक्शन दैट रिटर्न एनी वैल्यू इज कॉल्ड या आर कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शन, ठीक है बच्चों, डन। ठीक है, अब एक बार इसको समझते हैं। इसको मैं पेन पेपर नहीं कोडिंग से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो मैं सबसे पहले एक वॉइड फंक्शन बना रहा हूं जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और फिर आपको नॉन वॉइड बना के दिखाऊंगा और रिटर्न का फायदा क्या होता है।
मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ जो दो नंबर्स का सम करेगा, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन का कोड, ये कोड आप लोगों को आता भी है। तो मैं इधर करता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक। अब इधर क्या करता हूँ, मैं डेफ फंक्शन तैयार करता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ सम टू, इसमें दो पैरामीटर पास कर देता हूँ a कॉमा b, क्योंकि यही दो नंबर मैं इसे दूंगा। फिर s इज इक्वल्स टू a प्लस b, दोनों का ये तो हुआ आपका फंक्शन। अब मेन प्रोग्राम में गए, मेन प्रोग्राम में जाके हमने a का इनपुट लिया, a इज इक्वल्स टू इनपुट, या डायरेक्ट नंबर ले लेता हूँ, मान लो 45, b मैंने लिया 86, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सम में बस इसे भेज देना है a कॉमा b को, और a कॉमा b जाते ही ये कोड चल जाएगा, चल जाएगा। रन करते हैं, अच्छा नहीं, मेरे फंक्शन का नाम सम टू था, थोड़ा नाम गलत हो गया। रन करते हैं एक बार कोड को और देखते हैं कि ये कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। कोड मैंने रन किया, देखो सम इज 131 आ गया ना बच्चों, मतलब ये कोड चल तो सही रहा है, ठीक। अब रिटर्न का क्या फायदा होता है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। इस फंक्शन में कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन बस इतना काम कर रहा है कि जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करा रहा है, उसे डिस्प्ले करा दे रहा है, हमें कोई वैल्यू दे के नहीं जा रहा, हमें कोई वैल्यू दे के नहीं जा रहा। आप 11th क्लास का लेंथ फंक्शन याद करो, एलईएन। एलियन फंक्शन में जब आप एक स्ट्रिंग डालते हो, जैसे लेंथ फंक्शन में मैंने अपना नाम डाला प्रिंस, तो वो मुझे 6 मेरे नाम के नंबर ऑफ लेटर्स लेंथ बताएगा कि नहीं बताएगा, 6। तो वो मुझे कुछ दे के गया ना बच्चों, वो मुझे कुछ दे के गया, क्या दे के गया, एक नंबर दे के गया, दैट इज 6। तो वो एक नॉन वर्ड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि वो मुझे कुछ दे के जा रहा है, रिटर्न करके जा रहा है। तो सेम केस यहाँ पे बच्चों, अगर आपका फंक्शन आपको कुछ दे के जा रहा है तो वो नॉन वॉइड फंक्शन होता है, और कुछ नहीं देके जा रहा है तो वो वॉइड फंक्शन होता है। नॉन वॉइड फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होती है, और वॉइड फंक्शन के अंदर कुछ नहीं, रिटर्न मतलब सिर्फ कैलकुलेशन या प्रिंट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको वॉइड दिखाता हूं कि वॉइड कैसे है। रिटर्न नहीं है, एक तो पॉइंट ये है, और ये कुछ मुझे दे के नहीं जा रहा है, इसका मैं प्रूफ देता हूं आपको। मैं काम करता हूं, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूं और इस फंक्शन की कॉलिंग को उसमें स्टोर करा देता हूं। मैं कहता हूं ये फंक्शन जो भी कॉल करे, जो भी काम ये करे, वो काम ये रिजल्ट में देके चला जाए। बट क्योंकि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी नहीं है तो वो कुछ नहीं देके जाएगा, और मैं प्रिंट जब रिजल्ट करूंगा तो आप आउटपुट में देखना कुछ भी नहीं आएगा, नल लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट की जगह नन आएगा। मैं फिर से रन करके दिखा रहा हूँ कोड को, एक बार देखना। मैंने रन करी फाइल, तो सबसे पहले सम इज, वो तो फंक्शन के अंदर चला है, देखो फंक्शन जब कॉल हुआ तो फंक्शन के ये गया ऊपर, जाने के बाद ऊपर ए और बी, मान लो इसे एक्स और वाई ले लो, ताकि पैरामीटर अलग अलग, हालांकि आप सेम पैरामीटर भी रख सकते हो, बट पैरामीटर अलग अलग रहते हैं तो पता रहता है कि फंक्शन का कौन सा है और मेन प्रोग्राम का कौन सा है, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई के पास गई, दोनों का सम हुआ और डिस्प्ले हो गया, तो ये रहा डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले तो हो गया। बट क्योंकि इस फंक्शन ने आपको कुछ दिया नहीं, क्योंकि इस फंक्शन ने आपको कुछ दिया नहीं, तो अगर इसने कुछ दिया नहीं तो रिजल्ट में कुछ स्टोर हुआ नहीं, और कुछ स्टोर हुआ नहीं तो प्रिंट जब रिजल्ट करोगे तो नन ही तो आएगा ना, क्योंकि नन एक स्पेशल लिटरल है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो तब आता है जब आपके किसी वेरिएबल के पास कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो सर अब वैल्यू आएगी कैसे, तो सर को बस एक छोटा सा काम करना है, सर को यहाँ पे फंक्शन जहां एंड हो रहा है वहां पे एक स्टेटमेंट डाल देनी, रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, एस, मतलब सम ही चाहिए ना मुझे, तो मैंने रिटर्न एस करा दिया। अब इससे फर्क देखना क्या पड़ेगा, अभी तक प्रिंट आर ई एस की जगह नन आ रहा था ना, अब देखना क्या आएगा, 131, उसने सम को रिटर्न किया आपके फंक्शन के बाहर। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फंक्शन में कोई चीज कोई काम करा रहे हैं और उस काम से हमें कोई रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को हम मेन प्रोग्राम में लाना चाहते हैं, तो हमें फंक्शन में रिटर्न करवाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि अगर हमें फंक्शन से कुछ वैल्यू चाहिए तो हम उसमें रिटर्न स्टेटमेंट, आप कुछ भी रिटर्न एक्स भी कर सकते थे तो वो एक्स की वैल्यू देता आपको, आपने रिटर्न एस लिखा तो एस की वैल्यू दे रहा है, जो रिटर्न लिख दोगे वही रिटर्न। अच्छा एक सवाल और, क्या एक कोड में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं? बच्चे हो सकते हैं, हो सकते हैं, एरर नहीं आएगा, बट चलेगा कोई एक ही, क्योंकि वो पहला रिटर्न चलाते ही आपको फंक्शन से बाहर निकाल देगा। अगर मान लो यहाँ पे 2-3 लाइन के बाद मैंने फिर रिटर्न लिखा होता, क्या दोनों रिटर्न चलते सर? नहीं, पहला रिटर्न चलते ही आप फंक्शन से बाहर हो जाओगे, और फंक्शन से बाहर हो जाओगे तो उसके नीचे लिखे हुए कोड का कोई मतलब ही नहीं बचेगा।
तो इसलिए एरर नहीं आता अगर आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट लिख दोगे तो, बट चलेगा तो वही जो सबसे ऊपर लिखा होगा। तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट की पोजीशनिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसी रिटर्न स्टेटमेंट को मैं इस प्रिंट सम इज एस से ऊपर लिख देता ना, देखो मैं यहां से हटाता हूं और यहां लिख देता हूं, तो वो सीधा रिटर्न करा के मतलब सम कराएगा और रिटर्न करा के बाहर निकाल देगा, ये सम इज एस दिखेगा ही नहीं, आउटपुट में आएगा नहीं। मैं रन करके प्रूफ दे देता हूं आप लोगों को, ये देखो, देखो सिर्फ 131 आया, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट प्रिंट कर रहा है वो, और कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहा, फंक्शन से बाहर आ गया रिटर्न करते ही। तो ये बात समझ आ गई कि एक फंक्शन रिटर्न करते ही अपने फंक्शन से बाहर निकल आता है, ठीक। और होप सभी को वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन में फर्क भी समझ आ गया। जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो नॉन वॉइड है, और जो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है वो वॉइड फंक्शन है, ठीक है। और आउटपुट 90% आउटपुट 90% पैरामीटर पासिंग और नॉन वॉइड फंक्शन को इंक्लूड करते हुए आते हैं। अभी मैं आउटपुट के भी क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ये मत सोचो कि सर ने बस पढ़ा दिया और हमें बताएंगे नहीं। मैं आपको बस ये बता दे रहा हूं कि जो आउटपुट क्वेश्चन है वो मिक्सचर होते हैं पैरामीटर पासिंग, ज्यादातर डिफॉल्ट, प्लस नॉन वॉइड फंक्शन, इनको मिला के आते हैं अक्सर आउटपुट। होप सभी को वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन में भी दिक्कत क्लियर हो गई। नोट्स बनाने के लिए आप वॉइड फंक्शन के लिए अलग से वीडियो स्टॉप करके बना लो और इसे भी देख लेना। आउटपुट आपने देख ही लिया है किसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। जो कोडिंग आप मेरे साथ देख रहे हो ना, आप खुद के सिस्टम में भी चाहो तो रन करके देख सकते हो, ये सब एक्यूरेटली चलेगी, ठीक। तो ये सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ने का रह गया है फंक्शन में, वो मैं और करा देता हूं, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन देके हम इस सीरीज को वाइंड अप करेंगे, इस वन शॉट को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि अगर आपने फंक्शन में इतने टॉपिक पढ़ लिए, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो आपका फंक्शन चैप्टर के कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो गए हैं। अब आपको बस करना इतना है कि मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें स्ट्रांग होने के लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो वो जो लास्ट टॉपिक जो मुझे अब आप लोगों को बताना है वो है बच्चों वॉइड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर आगे बात करते हैं। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल वाइवा में पूछा जा सकता है इसकी थ्योरी आप लोगों से, ठीक। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये मैंने लिखा लोकल वेरिएबल, और इसके आगे डिफरेंस फॉर्म में ही लिखाता हूं इसको, क्योंकि अक्सर ये डिफरेंस फॉर्म में ही आता है। ये मैंने लिखा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन बॉडी। वो वेरिएबल्स, इसका पहला पॉइंट होगा द वेरिएबल्स which are declared inside a function body। वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होंगे वो लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। अगर मैं यही ग्लोबल का पहला पॉइंट बोलूं, द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड outside all the function body are called ग्लोबल वेरिएबल। वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब फर्क क्या होता है फिर लोकल, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि एक जो फंक्शन के अंदर बनेंगे वो लोकल होंगे, जो फंक्शन से बाहर बनेंगे वो ग्लोबल होंगे। सेकंड पॉइंट, द लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द functions in which they are declared। और second, the global variable can be used throughout the whole program। मतलब पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, द होल प्रोग्राम, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, पहले मैं थ्योरेटिकल डिफरेंस क्लियर करता हूं, फिर प्रैक्टिकली इस चीज को समझाता हूं। इस चीज को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मुझे 3 एग्जांपल्स लगेंगे।
मैं तीनों से इसे क्लियर करूंगा और फिर आपको कभी लोकल ग्लोबल में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज देखो, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं, और उन वेरिएबल्स का फिर ये रूल होता है कि वो उस फंक्शन, जिस फंक्शन बॉडी के अंदर बने हैं, वो सिर्फ उसी के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर निकालोगे तो कोड एरर दे देगा। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, और क्योंकि ये किसी फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं बने तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसी के अंदर यूज होंगे। आप इसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करो, फंक्शन के अंदर यूज करो, फंक्शन के बाहर यूज करो, ये हर जगह चलेंगे। कैसे? अब मैं इस चीज को पेन पेपर पे अगेन समझा रहा हूं। अगर आपको ये शक हो कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, वो आप कोड को रन करके अपने सिस्टम पे देख सकते हो, वो बिल्कुल एक्यूरेटली वैसे ही एरर देगा, वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलो तो हम आ गए अपने पेन पेपर पे, और एक बार जरा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कोडिंग एग्जांपल्स को समझते हैं। ये है एग्जांपल 1। मैंने आपको जैसा कि बोला कि मुझे 3 एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी आपको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 में आता हूं मैं और कोड शुरू करता हूं। कोड में आते ही मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूं और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख लेता हूं 70। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या ए नाम का वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर, किसी डेफ के अंदर बना है? डेफ के अंदर इंडेंटेड है? नहीं, नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, ये कैसा वेरिएबल है बच्चों? ग्लोबल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, फंक्शन का नाम रख लेता हूं फन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ, और पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल ही माने जाते हैं बच्चों। पैरामीटर जो बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक्स बना दिया, ये भी लोकल ही है, बट यहाँ पे मैं लोकल आपको अलग से दिखाता हूँ। मान लो ये यहाँ पे मैंने एक एक्स बनाया, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 है। क्या ये एक्स किसी फंक्शन के अंदर बना है? हाँ बिल्कुल सर, फन फंक्शन के अंदर बना है, तो ये लोकल वेरिएबल है, लोकल टू फन। लोकल टू फन फंक्शन मतलब ये फन के लिए लोकल वेरिएबल है, और क्योंकि ये फन का लोकल वेरिएबल है तो ये लोकल वेरिएबल सिर्फ फन के अंदर ही यूज होगा। अगर आप फन फंक्शन से बाहर निकले तो ये एरर देगा बार बार। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया अपने कोड में, एक लोकल बना लिया। अब आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो एक्स। तो भाई अभी तो आप फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हो ना, एक्स तो फंक्शन के अंदर चल ही सकता है। अब इसमें प्रिंट करो, एक्स में कुछ ऐड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड, सब काम करेगा वो नॉर्मली जैसे कोडिंग होती है वैसे करेगा, बट फंक्शन के अंदर करेगा, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप फन के अंदर ही ए को प्रिंट करते हो, ए तो ग्लोबल है, और ग्लोबल के बारे में ये बताया गया कि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चलेगा, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 70 दे देगा। बट जैसे ही आप फन फंक्शन से बाहर निकलते हो, आप मेन में आते हो बच्चों, मेन में आने के बाद आप अगर प्रिंट करते हो ए को, तो वो तो चल जाएगा, दैट इज वो तो ग्लोबल है, वो तो आउटपुट दे देगा। बट अगर आप प्रिंट कर देते हो गलती से एक्स को, तो अब कोड एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है, ये प्रॉपरली लिखेगा भी एरर में कि एक्स इज अ लोकल वेरिएबल। एक्स कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है, इसलिए आप उसे फंक्शन से बाहर नहीं चला सकते हो। तो होप सभी को लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क समझ आ गया होगा कि एक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और एक लोकल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन से बाहर बनते हैं, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनते हैं। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल पे मूव करते हैं, एग्जांपल 2। पहला एग्जांपल क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या कहता है। एग्जांपल 2, मान लो एक ए नाम का वेरिएबल है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 70 है। तो बच्चों अगेन ये एक ग्लोबल वेरिएबल है ना, ग्लोबल वेरिएबल। अब आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन बनाया डेफ, फंक्शन के अंदर डेफ का नाम वही फन रख दिया, और फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा गेम चेंज करूंगा मैं। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाया उसको a इज इक्वल्स टू 20, उसका नाम भी a रखा और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 दे दी। अब सर यहाँ पे कई सारे सवाल आ जाते हैं। सवाल ये कि सर ये जो a इक्वल्स टू 20 लिखा है हमने, ये फन अपना खुद का लोकल वेरिएबल बनाएगा इसको अलग से, या वही जो ग्लोबल वाला है उसी को यूज करके उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देगा? देखो सवाल ये चीज दिमाग में आ सकता है ना कि सर पहले आपने A70 रखा था, वो ग्लोबल था, फिर आप फंक्शन के अंदर आ गए, आपने A इक्वल्स टू 20 रखा। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि या तो फन ने अपना एक लोकल वेरिएबल बना दिया अलग से A नाम का, और अगर फन ने लोकल वेरिएबल नहीं बनाया तो दूसरी बात यह है कि वो ग्लोबल को यूज कर रहा होगा, और ग्लोबल को यूज कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू 20 रख देगा, बदल देगा, 70 से 20 कर देगा। हो सकती है ना दो बातें। बट मैं आपको बताता हूं इधर होता क्या है, इधर फन अपना लोकल वेरिएबल बनाएगा बच्चों अलग से। तो यहाँ पे जो ये ए अंदर वाला ए है जिसकी वैल्यू 20 है, ए एक लोकल वेरिएबल है, वो ए इज लोकल टू फन, ये फन के लिए एक लोकल वेरिएबल है।
तो सर ठीक है, चलो ये तो हम मान गए कि ये लोकल है ये ग्लोबल है, बट यहाँ तो फिर एक सीन क्रिएट ये हो जाएगा कि जब आप प्रिंट ए करोगे, जैसे वहां तो मेरे दोनों वेरिएबल अलग अलग थे, तो आपने जब एक्स किया तो एक्स की वैल्यू आई, ए किया तो ए की वैल्यू आई, और यहाँ पे देखो लोकल भी चला और ग्लोबल भी चला, फंक्शन के अंदर तो दोनों चल सकते हैं। तो जब आप प्रिंट ए करोगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर दोनों चल सकते हैं, दैट इज लोकल वाला भी और ग्लोबल वाला भी, तो वो देगा क्या 70 या 20। तो याद रखना, बाय डिफॉल्ट फंक्शन अपने वेरिएबल्स को प्रायोरिटी देता है, अपने लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देता है। मतलब इस सिचुएशन में आप कोड में फंक्शन के अंदर कभी भी प्रिंट ए या कभी भी ए को यूज करो तो वो लोकल वाले ए पे ही काम करेगा, कभी ग्लोबल को लाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, जब ऐसी सिचुएशन होगी जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम होगा, क्या हम ग्लोबल वेरिएबल को कभी अंदर यूज कर ही नहीं पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे बच्चों। उसके लिए भी एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ अभी मैं बताता हूं एग्जांपल 3 में, बट फिलहाल तो नहीं कर पाओगे आप जब भी ये लिखने जाओगे वो लोकल पे ही काम करेगा। और जब आप फंक्शन से एक बार बाहर निकले तो फंक्शन से बाहर तो लोकल चलता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है फंक्शन से बाहर आप जब भी ए प्रिंट करने जाओगे वो हमेशा ग्लोबल ही देगा, वो कभी लोकल देगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल 2 में भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि 3 तरीके के एग्जाम्पल्स मुझे बताने पड़ेंगे पूरा डेप्थ नॉलेज देने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल अलग था, दूसरे एग्जाम्पल में आपने एक नई बात जानी, जिसमें आपने ये जाना कि सेम वेरिएबल में दिक्कत हो रही है हमें, फिर तीसरा वेरिएबल आपकी दिक्कत सॉल्व कर देगा। तीसरा वेरिएबल मतलब तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, यहां पे आपने देखा कि जब नाम सेम थे एग्जाम्पल 2 में, तो आप ग्लोबल वाला यूज ही नहीं कर पा रहे हो अंदर, तो तीसरा एग्जाम्पल आपको अब ग्लोबल वाला यूज करने में हेल्प करेगा। मान लो आपके पास एक ए नाम का वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 70 है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल है, सामने मैं लिख देता हूँ ये ग्लोबल वेरिएबल है जीवी। डेफ एक फन नाम का फंक्शन है, उसमें आके एक ए नाम का वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 है, और आपको पता है ये लोकल बनेगा। क्या बनेगा? लोकल बनेगा। बट सर ने क्या किया, सर ने एक चेंज किया। सर ने बोला कि जैसे ही आप फंक्शन के अंदर एंटर करते हो, जैसे एंटर करते हो, यहां पे कीवर्ड ऐड कर दो ग्लोबल, और उसके बाद अपने ग्लोबल वेरिएबल का नाम दे दो ए। अब इसे ऐड करने से पता है क्या फायदा होगा? इसे ऐड करने से अब पूरा फंक्शन में अब जब भी ए कहीं भी लिखोगे, ए कहीं भी लिखोगे, ये ग्लोबल वाले वेरिएबल को ही यूज करेगा। मतलब फिर सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब ग्लोबल ए लिख दिया आपने, तो अब इसने क्या करा, ग्लोबल वाले ए 70 को यहां लेके आया, यूजेस ग्लोबल ए, यहाँ पे ग्लोबल ए को यूज कर रहा है और उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 20 कर दिया, उसकी वैल्यू को बदल के क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब आप प्रिंट ए करोगे बच्चों तो भी 20 आएगा, और मेन में आके प्रिंट ए करोगे, मेन में आके भी प्रिंट ए करोगे तो भी बच्चों 20 आएगा, क्योंकि देखो ग्लोबल की वैल्यू बदल चुकी है, अब ग्लोबल की वैल्यू बदल चुकी है, दैट इज 20 हो चुकी है, ठीक है। समझ आई बात? तो ग्लोबल ए लिखने से ये हुआ कि अब ग्लोबल वेरिएबल, इससे हमें एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि हम एक टाइम पे या तो लोकल ही यूज कर सकते हैं सेम नेम वाला, या तो ग्लोबल ही। ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि जिसमें हम लोकल भी यूज कर रहे हो सेम नेम वाला और ग्लोबल भी यूज नहीं, ऐसा है ही नहीं ऑप्शन आपके पास, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो आप एक टाइम पे कोई एक ही यूज कर सकते हो, या तो ग्लोबल, अगर आप ग्लोबल ए लिख दोगे तो पूरा ग्लोबल ही चलेगा, और नहीं लिखोगे तो पूरा लोकल ही चलेगा, फिर ग्लोबल को नहीं छेड़ेगा वो। क्लियर है बात? और इसी चीज पे आउटपुट के क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, ठीक बच्चों। तो फाइनली फाइनली हमारे क्वेश्चंस क्लियर, मतलब हमारे सारे फंक्शन के टॉपिक। फंक्शन में मेरी गारंटी आप लोगों को, बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, कुछ नहीं आएगा। हाँ, रही बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें फंक्शन से, फाइल से, हर टाइप के क्वेश्चंस की एक मल्टीपल लिस्ट होगी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे होंगे मैंने, ठीक है बच्चों। तो आप उसके लिए टेंशन मत लो, क्वेश्चन प्रोवाइड करना मेरा काम है, मैं जैसे भी करूंगा एडजस्ट करके करूंगा, बट आप कॉन्सेप्ट तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है आपको फंक्शन में पढ़ने के लिए या फंक्शन में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। अब मैं एक दो क्वेश्चंस की झलक भी दिखा देता हूं, जो आपको मैंने इतने टाइम से बोला है कि भाई आउटपुट आते हैं या ये आते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस वो भी करा देता हूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हैंडल कर लेते हैं उनको। फिर जब वो वर्कशीट की वीडियो बनेगी उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अब मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस लूंगा जो आउटपुट में पूछे जाते हैं, हर टाइप का कवर करते हैं। इसके लिए मैं आ जाता हूँ जरा अपनी CS 12th वाली फाइल पे, क्योंकि इसमें मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है काफी सारे फंक्शन के आउटपुट के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जैसे कि और मैं इस कोड को लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ठीक है, अब ये कोड आपसे कुछ डिमांड करेगा यहाँ पे, और आपको उस डिमांड के हिसाब से काम करना है इस कोड के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये कोड मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये कहते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है चेंजर। ठीक है, ये फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक x और एक y। y की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 आपको दी हुई है। इस फंक्शन में आके x में 10 ऐड हो रहा है, y में x ऐड हो रहा है, प्रिंट हो रहा है xy, रिटर्न हो रहा है x। फिर मेन प्रोग्राम में a 10 है, b 4 है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है बच्चे ये जो टाइप है ना, इसके मल्टीपल क्वेश्चन करने के बाद आप इसमें स्ट्रांग होते हो। आप सोचो कि सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूरी तरीके से समझ आए, नहीं। तो इसके लिए आप जो मेरी क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी उसको देखना जरूर, जरूर देखना। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे टाइप के मैं, कि आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। फिलहाल इसको देख लो। तो इसमें ना मैं जो काम करता हूं या मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं, उसके लिए मैं आउटपुट के लिए अलग जगह रख लेता हूं कि भाई यहां मैं आउटपुट लिखूंगा, और वर्किंग के लिए यहां पे मैं इस कोड की वर्किंग करूंगा। ठीक है, अब वर्किंग के लिए आप सबसे पहले फंक्शन को भूल जाया करो, आप आ जाया करो मेन प्रोग्राम पे। आ गए मेन प्रोग्राम पे? मेन प्रोग्राम पे आए तो आपने देखा है कि ए नाम का वेरिएबल है वैल्यू 10 है, एक बी नाम का वेरिएबल है वैल्यू 4 है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने इस फंक्शन को कॉल किया। तो भाई यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, चेंजर को कॉल किया, और चेंजर को कॉल करने के बाद आपने ए कॉमा बी को भेजा। तो रूल के हिसाब से ए जाएगा आपके पास, आपका एक्स के पास। ए जाएगा बच्चे किसके पास? एक्स के पास। और बी जाएगा आपका वाई के पास, क्योंकि अभी आपने दोनों के लिए वैल्यू भेजी है। और एक्स में चला जाएगा ए और बी में चला जाएगा वाई, मतलब बी चला जाएगा वाई में। तो ए की वैल्यू क्या थी बच्चों? 10, और बी की वैल्यू क्या थी? 4। तो ये वाई में चला गया। तो देखो, जब मैंने कॉलिंग करी ए और बी की, तो ए चला गया एक्स के पास और बी चला गया वाई के पास। वही काम मैंने यहाँ किया है। अब जब आप फंक्शन के पास पहुंच गए हो वैल्यूज लेके, तो अब उसे चलाओ। चलाते हो तो ये कहते हैं एक्स में 10 ऐड कर दो। एक्स में क्या करो? 10 ऐड कर दो। तो भाई आप एक्स में 10 ऐड करोगे तो ये 10 से 20 हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि वाई में एक्स ऐड कर दो। तो वाई में 4 पहले से था, एक्स ऐड करोगे तो एक्स 20 हो चुका है। एक्स क्या हो चुका है बच्चों? 20। तो वाई की वैल्यू 24 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब ये कहते हैं प्रिंट कर दो एक्स वाई। प्रिंट कर दो क्या? एक्स वाई। तो एक चीज याद रखना बच्चों, जैसे ही प्रिंट आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लिखा जाएगा। जैसे ही प्रिंट आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लिखा जाएगा। तो भाई प्रिंट आया एक्स कॉमा वाई, तो भाई ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई। 20 और 24, आउटपुट में सबसे पहले नंबर आ जाएंगे 20 स्पेस 24। यहां तक कोड चल चुका है हमारा, यहां तक हमारा कोड चल चुका है। फिर ये कोड कहता है कुछ रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो बच्चों? एक्स रिटर्न करो। एक्स रिटर्न करो तो उसकी वैल्यू क्या है? 20। तो इसका मतलब इस कॉलिंग की जगह पे, रिटर्न का मतलब यही बताया था ना, इस कॉलिंग की जगह पे 20 जाके स्टोर हो जाएगा। और 20 जाके स्टोर होगा तो वो लॉजिकली किसके पास पहुंच जाएगा? इधर देखो, किसके पास पहुंच रहा है? ए के पास पहुंच रहा है कि नहीं? ए इक्वल्स टू 20 हो गया कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो फाइनली जब चेंजर ने रिटर्न किया तो वो 20 रिटर्न किया, 20 ए के पास जाके स्टोर हो गया। 20 ए के पास जाके स्टोर हो गया। हो गया? ठीक है, अब ए की वैल्यू अगर 20 हो गई, 20 हो गई थी, तो मैंने ए को काट के 20 कर दिया। अब कोड यहां तक चल चुका है, क्योंकि आपने देखो ए बी था, आपने कॉलिंग करी, कॉलिंग ऊपर गई, फंक्शन चलाया, फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, वो ए के पास आके बात खत्म हो गई। अब ये कहते हैं प्रिंट करो ए बी। अगेन प्रिंट आया बच्चों, तो प्रिंट में आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। अब ए की वैल्यू क्या है आपकी? 20, बी की वैल्यू क्या है? 4। आउटपुट स्क्रीन पे अगला नंबर आ जाएगा 20 स्पेस 4। कोई डाउट? नेक्स्ट, दोबारा कॉलिंग होती है तो अब इस कॉलिंग को कर दो खत्म। ये गई पुरानी कॉलिंग खत्म। अब नई कॉलिंग होगी ये कॉलिंग। इसमें सिर्फ चेंजर बी को भेजा गया है, ए को नहीं भेजा गया। तो सीधी सी बात है, बी चला जाएगा एक्स के पास। और फिलहाल आपके बी की वैल्यू क्या है? यहां से देखो, दैट इज 4 है।
तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4, और y अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 2 यूज कर लेगा। y क्या करेगा बच्चों, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू 2 यूज कर लेगा, तो y की डिफॉल्ट वैल्यू 2 थी, कर ली यूज उसने। अब अगेन वही प्रोसेस फॉलो होगी कि x में 10 ऐड कर दो, मैं कर देता हूं, ये 14 हो गया, y में x ऐड कर दो दैट इज ये हो गया 16, और फिर प्रिंट कर दो x y को, तो आउटपुट में अगला नंबर आ जाएगा 14 स्पेस 16। अब फिर रिटर्न हो रहा है बच्चों x, फिर रिटर्न हो रहा है कौन, x क्या था आपका 14। अब 14 अगर रिटर्न हो रहा है तो इस कॉलिंग की जगह पे 14 आएगा, और 14 आगे किस में स्टोर हो जाएगा, b में हो जाएगा, तो b की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो जो पहले 4 था अब वो 14 हो गया। तो अब अगर आप प्रिंट ए बी करोगे, क्योंकि लास्ट लाइन है प्रिंट ए बी, तो 20 स्पेस 14 आउटपुट में आ जाएगा। फाइनली ये आंसर आपका हो गया, ये आपका आउटपुट है बच्चों। अब आप इस कोड को चाहो तो रन करके देख लो अपने सिस्टम पे, यही आंसर आएगा, मेरी गारंटी है यही आउटपुट आएगा। अब चाहो तो आप इसको अभी के लिए जितना समझ आया उतना समझ, बाकी मेरी वर्कशीट जब आएगी, मेरी वीडियो जब आएगी क्वेश्चंस की, आपके जब इतने सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो टेंशन मत लेना कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट बच्चों ये बोर्ड का पैटर्न है और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा, मैथ्स जैसे जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं ना, वैसे इसका किस्सा है। तो होप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया और समझ आ गया अच्छे से। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये था, देखो इसमें पैरामीटर पासिंग और रिटर्न वॉइड नॉन वॉइड था कि नहीं, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला था कि आउटपुट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक में, मतलब फंक्शन के आउटपुट में ही, वो होता है बच्चों स्ट्रिंग का। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, ऐसे क्वेश्चन देंगे वो स्ट्रिंग के आउटपुट के। तो इसके लिए भी मैं चल लेता हूं एक नए पेज पे, इसको मैं वो कर लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको, कैसे आप लोगों को इसे डिस्कस करना है या कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एक देखो एस नाम की स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है स्कूल। अच्छा, स्कूल का कुछ लेटर कैपिटल है, कुछ लेटर स्मॉल है, तो मैं एक काम करता हूँ उसे बना देता हूँ। एस है, स्कूल एस कैपिटल है, सी स्मॉल है, एच स्मॉल है, एक ओ स्मॉल है, एक ओ कैपिटल है, फिर एल स्मॉल है, फिर 34, फिर एट द रेट, ठीक है, और फिर कॉम का सी, फिर ओ, फिर एम। ये है इंडेक्सिंग की। अगर मैं बात करूं तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, 6 7 8 9 10 11। अब इन क्वेश्चन में जनरली होता क्या है, मैं आपको, क्योंकि इसमें एक ही चीज बार बार होती है तो वो जनरली सुन लो होता क्या है। ये आपको एक स्ट्रिंग देते हैं बच्चों, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग एम नाम की इधर बना लेंगे, ये खाली है फिलहाल। अब ये कहेंगे कि आप इस स्ट्रिंग को एक एक करके लेटर बाय लेटर चलाओ। सबसे पहले कैपिटल एस को लाओ, फिर स्मॉल सी को लाओ, फिर लेटर बाय लेटर चलाओ, और उस लेटर पे वो कुछ चेंजेस कराएंगे और उस चेंजेस को एम में कॉपी करते जाओ। चेंजेस को कॉपी करना है, बस इतना सा ही काम होता है इन क्वेश्चंस में। तो आपको बस वो देख लेना है कि कैसे काम हो रहा है। तो देखो सबसे पहले कैपिटल एस आया, तो कैपिटल एस को चेक करो, क्या वो इज अपर है, क्या वो अपर केस है, हाँ है, तो वो कहते हैं उसे लोअर में कन्वर्ट करके एम में डालो, कहते हैं, तो सीधी सी बात है मैं उसे स्मॉल एस बना दूंगा। फिर अगला लेटर आएगा दैट इज स्मॉल सी। स्मॉल सी को चेक करो, क्या वो इज अपर है, नहीं है। क्या वो अल्फाबेट है, हाँ भाई वो अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट है ना बच्चों, वो अल्फाबेट है ना बच्चों, है अल्फाबेट। तो सर अगर वो अल्फाबेट है तो सीधी सी बात है उसे अपर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हमें, तो स्मॉल सी कैपिटल सी हो जाएगा। फिर अगला स्मॉल एच की बारी आई, तो उसके साथ भी सेम ही होगा, क्योंकि वो अपर केस नहीं है, तो अल्फाबेट तो है, तो कैपिटल एच हो जाएगा। फिर स्मॉल ओ भी कैपिटल ओ हो जाएगा, बट जो कैपिटल ओ है अगेन वो अपर केस है, तो उसे स्मॉल बना दो, स्मॉल ओ। तो इसमें आप समझे कि क्या हो रहा है, एल स्मॉल एल अपर हो जाएगा क्योंकि वो अल्फाबेट तो है। बट जब 3 4 और एट द रेट आएंगे, ना ही तो ये इज अपर है, ना ही तो ये अल्फाबेट है, तो इनकी जगह स्टार आएगा, 3 स्टार, 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, और एट द रेट के लिए एक, सबके लिए अलग अलग। और फिर सी कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएगा, और ओ एम स्मॉल है तो दोनों कैपिटल। तो फाइनली एम की वैल्यू ये आ गई, आपको बस प्रिंट कर देना है, मतलब ये आंसर बता देना, ये इसका आउटपुट है बच्चों। समझ आई बात। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसकी भी डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकती है, बट पेपर में पूछे जाने वाले टाइप्स में से, अभी जो टाइप्स डिस्कस कर रहा हूं उसमें से ये भी एक टाइप है। डिफिकल्टी आप वर्कशीट जब करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टी के क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा, लोकल ग्लोबल का आउटपुट। पता नहीं मेरी इस फाइल में लोकल ग्लोबल का आउटपुट है या नहीं, क्योंकि फिर मुझे वो किसी पेपर से निकालना पड़ेगा। नहीं, इसमें ये स्ट्रिंग वाले ही है, लोकल ग्लोबल के आउटपुट इस फाइल में नहीं है। कोई बात नहीं, हम वर्कशीट में वो भी कर लेंगे बच्चों, क्योंकि लोकल ग्लोबल के आउटपुट भी आते हैं पेपर में,
ये मेरी गारंटी है आप में से। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको भी वैसे मैं एज आउटपुट डिस्कस कर सकता हूँ, बट ये आप समझ जाओगे कि यही चीज मैंने एग्जांपल में समझाई थी, बस एक सिंगल वेरिएबल लेके समझाई थी। ठीक है, तो ये लोकल ग्लोबल का आउटपुट का क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड का पैटर्न है, तो वो भी हम अपनी वर्कशीट में कवर करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा वन शॉट आज कंप्लीट हो गया। हमारा वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर जो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का है, पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब रेडी रहो इसके क्वेश्चंस के लिए। मेरी सजेशन, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप वन शॉट से डिटेल्ड नॉलेज ले लो, अच्छे से पढ़ लो इसे, और पढ़ने के बाद कंसेप्ट जब एक बार क्लियर हो जाए, तब क्वेश्चन वाली वर्कशीट्स पे जंप करना। आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपको खुद एक एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ समझ आएगा। मैं मतलब गारंटी दे रहा हूं आपको समझ आएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल पाएगा कि सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम वर्कशीट्स पे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम जो फॉलो अप करेंगे वन शॉट में, वो रहेगा हमारा डेटा फाइल हैंडलिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके कंप्यूटर साइंस का बर्डन मैं पूरे साल के अंडर अंडर खत्म कर दूंगा। आप बोर्ड में इतने कॉन्फिडेंट जाओगे कि आपको पूरे मार्क्स के कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे तो फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनके भी कंसेप्ट, अगर उनको दिक्कत हो रही है सीएस पढ़ने में, तो उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।